नमस्कार। नमस्कार मित्रों। विजय हमारे साथ है और प्रशांत क्या बोलते हैं, धर्म क्षेत्र में और धर्म अनसेंसर्ड में हम दोनों में काम कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। विजय जी बताइए, क्या चल रहा है बांग्लादेश में, आगे क्या है? यार बांग्लादेश में वैसे तो पिछले एक डेढ़ साल से बहुत कुछ चल रहा है जब से 2024 में हसीना को बाहर निकाला इन्होंने। और अब चीजें क्या है, पिछले 2-3 महीने में ज्यादा ही एग्रेसिव एग्रेसिव हो गई है। अभी मैं कल परसों ही न्यूज देख रहा था, उसके अंदर क्या है, पिछले 1.5 साल में 2000 से ज्यादा रिपोर्टेड इंसिडेंट है माइनॉरिटीज के ऊपर, जिसके अंदर हिंदू माइनॉरिटीज मैक्सिमम है। 2000 से ज्यादा इंसिडेंट 1.5 साल, 1 साल 1.5 साल में। अभी तक गवर्नमेंट ने कोई एक्नॉलेज नहीं किया इसको। इन 2000 में से जो रिपोर्टेड इंसिडेंट्स है, जो रिपोर्टेड डेथ्स है, एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोगों की, वो है 74+। वो तो ये है जो खबर में आ गई, जो मीडिया में आ गई। जो मीडिया में नहीं आई वो अलग है। अब सबसे, जब मीडिया में काम हुआ, जिसकी सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग हुई दीपू चंद्र दास, जो नवंबर में, लेट नवंबर में, जिसकी लिंचिंग हो गई थी। हम्म। उसके बाद में वहां पे लोगों ने दो हिंदू फैमिलीज का रात को 3 बजे घर बंद करके पूरे घर में आग लगा दी। वो लोग तैसे तैसे करके भागे हैं। उसके बाद में फिर दो तीन बिजनेसमैन, अभी लेटेस्ट कुछ 2-3 दिन पहले, 2-3 बिजनेसमैन थे, उनको टारगेट करके वही सेम पैटर्न, मॉब लिंचिंग करके उनको मारने की कोशिश की, किसी को गोली मार दी। एक बंदा वो था कि जिसको आग लगाई थी, वो बंदा भाग के तालाब में गिर गया बेचारा, उसने अपनी जान वैसे बचाई, वो भी 4 दिन बाद में मर गया। उसके बाद में एक जो इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, वो ये हिंदू महिला थी, उसको पकड़ के बीच, मतलब पब्लिकली रेप करके पेड़ से बांध के मारा उसको। तो ये सारी चीजें एक्चुअली चल रही है पिछले 1.5 साल से। वो रिपोर्ट होना अब शुरू हुआ है। जैसे ही वहां पे रिपोर्ट होना शुरू हुआ, वहां के दो न्यूज चैनल थे, न्यूज़पेपर थे। एक तो डेली स्टार और एक था प्रथम प्रथम आलो, हाँ प्रथम आलो। ये दो टीवी और रिपोर्टिंग मीडिया चैनल, मीडिया हाउसेस थे। इनको भाई लोगों ने आग लगा दी कि आप बात ही नहीं कर सकते हो, ऐसा हाल है बांग्लादेश में, आप बात उठा ही नहीं सकते हो। ये चल रहा था 1-1.5 साल से पिछले। अब फिर लोगों को ये लगा कि बीएनपी के जो लीडर हैं, जो हसीना की राइवल थी, उनके लीडर वो आएंगे, पार्टी उनकी सत्ता में आएगी या कुछ होगा तो चीजें बेटर हो जाएगी। होप कर रहे थे सब लोग, क्योंकि उसका जो बीएनपी की लीडर थी, वो शायद अभी पास आउट हो गई है। पास आउट क्या बोलते हैं यार, डेथ हो गई उनकी। डेथ हो गई कुछ दिन पहले ही। उनका बेटा तो 17 साल से एग्जाइल में। वो भी तो वैसे भी इंडिया के साथ उतना था नहीं उनका, यानी पहले भी खालिद जिया का तो बहुत सारे पहले भी कांड रहे हैं, तो हाँ इसमें। हाँ, वो एक्चुअली वो है, सेम ही काम है उसका भी। वो कोई ज्यादा प्रो इंडिया पार्टी नहीं है, वो प्रो इंडिया पार्टी नहीं। वो लोगों को एटलीस्ट ये लग रहा था कि उनके आने से या उनको थोड़ी सी एक्टिव होने से बांग्लादेश में चीजें खुद में सुधर जाएगी। इंडिया चलो बाद में आता है, मगर पहले अंदर खुद में तो चीजें सुधरे उनके। तो वो चीज भी नहीं हो रही। उसका बेटा अब 17 साल के बाद लंदन से आया, लोगों को लगा कि हाँ, ये उसने पहली स्पीच दी, बोले हाँ वी आर सेक्युलर, सब लोग यहाँ पे मिलजुल के रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मगर अब कुछ नहीं, ना तो वो एक्नॉलेज कर रहा है, ना उसकी पार्टी एक्नॉलेज कर रही है कि वी हैव दिस इशू। मॉब लिंचिंग हो रही है, जो भी इश्यूज हो रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, दुकानों उकानें लूट रहे हैं वहां पे, तो कोई उसको उसको एड्रेस करने को तैयार ही नहीं है यार। वहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी ले लो, एनसीपी जो निकल के आई थी, जो स्टूडेंट लीडर बोल रहे थे कि हम चेंज लाएंगे, जेन जी कर रहे, चिल्ला रहे थे, उन्होंने जमात के साथ हाथ मिला लिया भाई। अब वो पूरा रेडिकलाइज यूनिट हो गए। तो अब कहाँ से क्या चेंज आएगा बांग्लादेश में, ये मेरे समझ के बाहर है। नहीं, इसमें देखो, मुझे मुझे जो लगता है कि दो चीज़ें, एक तो ये जो पाकिस्तान का जो और सीआईए का जो सिस्टम चल रहा है, तो जो सीआईए तो भाई यूनिस को लेके आए, इन्होंने थोड़ा सा बनाया कि हाँ चलो ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बांग्लादेश को क्या बोलते हैं, हम चेक करने के लिए, इंडिया और चाइना को चेक करने के लिए हम डाल के रखेंगे। ये चीज़ थी। और जो पाकिस्तान का रेडिकलाइजेशन जो हो रहा है, आईएसआई के बंदे आ रहे हैं वहाँ पे, रेडिकलाइजेशन करवा रहे हैं, जमात इस्लामी। सो मुझे जो लगता है, जमात इस्लामी का जो गेम है, उसने सबसे ज़्यादा नौटंकी मचाई हुई है। जो एक्चुअल में मुझे जहाँ तक लगता है कि 1971 के वॉर के टाइम पे बांग्ला वाला सिस्टम एक्टिवेटेड था, कि बांग्ला है ठीक है, मुस्लिम है लेकिन बांग्ला है, तो चलो ठीक है, वहाँ पे इतना वो नहीं था। लेकिन अभी जो हो रहा है कि ये पूरा का पूरा ना, ये पूरा उसमें चले गए, यानी कि ना रेडिकलाइजेशन में चले गए, भाई हमें बस हिंदुओं को मारना है, किसी भी हाल में हमें मारना है, ये इनका सिस्टम एक्चुअली चल रहा एक्चुअली ये चीज बांग्लादेश वाले लोग भूल गए हैं। जो 71 से पहले उनको कैसे बोलते थे कि तुम बंगाली हो, तुम मुस्लिम नहीं हो। उनको दो
तीसरे दर्जे का मुसलमान माना जाता था। तब पहले 97 में जब वॉर हुई, जब इंडिया ने उनको छुड़ाया, तब वो लोग ये चीज भूल गए ना कि वहां पे कैसे उनकी औरतों को घसीटा जाता था घर से, कैसे उनको मारा हम्म जाता था, कैसे एकदम वो मुजीबुर रहमान जब लेके आए कि हाँ हमें प्रोटेस्ट करना है, हमें कुछ चीजें सही करनी है, उन्होंने इंडिया से अपील की। वो चीज अब एक्चुअली आप सही बात बोल रहे हो कि ऐसा ही उस चीज का फायदा उठाना चाह रही है पूरा पूरा कि बांग्लादेश पे स्टेबल गवर्नमेंट है नहीं। अब हमारे लिए प्लेग्राउंड अच्छा है कि हम दोनों तरफ से इंडिया को घेर लें, ऊपर से चाइना आएगा, इधर से पाकिस्तान उंगली करता ही रहता है। वो उनके भी कुछ ना कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, वो एक कॉलेज जाने वाला स्टूडेंट वो बयान दे हाँ रहा था कि हाँ हम हाँ मिसाइल मार देंगे। हाँ तो हाँ ऐसे ऐसे लोग वहां पे वो सोच रहे हैं कि हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा, हम इंडिया में अनरेस्ट पैदा कर देंगे। वो बाहर से उससे आपको याद होगा कि अभी पिछले साल ही एक वो बहुत बड़ा जब एससीओ समिट थी, चाइना में एससीओ समिट चल रही थी, उस टाइम पे बहुत बड़ी चर्चा में चली थी ये बात कि मोदी जी पुतिन की गाड़ी में बैठ के गए हैं, वो वहीं पे 40 मिनट तक गाड़ी में बैठे रहे, कहीं मूव नहीं किए। फिर बाद में लोगों ने ये भी अजम्पशन अब किया कि भाई हो सकता है मोदी जी को थ्रेट हो कोई पे, कोई एलिमिनेट करने के लिए या कुछ हो वहां पे, तब रशिया ने, पुतिन ने उनको अपने कार में बुला लिया। तो ये सब चल रहा था उस टाइम पे। बांग्लादेश के किसी होटल में तीन यूएस ऑफिशियल्स की डेड बॉडी मिली थी। अब उसका अभी तक किसी ने कोई ये नहीं बोला है कि कौन थे वो, क्यों आए थे बांग्लादेश में, क्या कर रहे थे कि होटल में, और कैसे मरे। तुरंत के तुरंत यूएस एम्बेसी वालों ने टेक ओवर कर लिया, बांग्लादेश पुलिस को तो हाथ नहीं लगाने दिया उन्होंने। वो चीज, ये चीज एक एंगल ये भी है ना कि हो सकता है कि हाँ वो कहीं ना कहीं सीआईए से या जो भी इनकी एजेंसीज है, एफबीआई या जो भी एजेंसीज हैं इनकी जो काम करती है नेटवर्क में, हो सकता है उनका कोई लिंक हो जो बांग्लादेश को एज ए ग्राउंड तैयार कर रहे हो इंडिया को दबाने के लिए। क्योंकि इंडिया पे तो वैसे भी इनका वो चल ही रहा है ना कि आप यार हमारी शर्तें नहीं मान रहे हो, आप हमारे टैरिफ नहीं मान रहे हो, आप हमारी बात नहीं मान रहे हो। तो ट्रम्प को तो वैसे भी इस चीज की खुन्नस चल रही है ना उसको, तो कि यार इंडिया इतना बड़ा कब से हो गया। नहीं, ये तो समझ में आ रहा है कि क्या बोलते हैं, इंडिया को चेक करने, इंडिया और चाइना दोनों को चेक करने के लिए बांग्लादेश को क्या बोलते हैं एज ए प्ले ग्राउंड यूज़ कर रहा है सीआई। यार ये तो बांग्लादेश ठीक है। इतना, एक्चुअली बांग्लादेश चाइना को चेक करने के लिए नहीं कर रहा, जहां तक मेरा मेरा हिसाब है ना। वो चाइना दूर की बात है, एक्चुअली उनका प्राइम टारगेट जो है ना दोनों का, वो इंडिया ही है। क्योंकि बांग्लादेश अभी भी चाइना के साथ तो अच्छे टर्म्स पे ही है, वो नहीं, बांग्लादेश बांग्लादेश के क्या टर्म्स नाम। अच्छे हैं, ना ना ना, बांग्लादेश के टर्म्स अच्छे हैं, लेकिन जो सीआईए वाला जो यूएस करना चाह रही है, यूएस तो दोनों का खेल खेल रही है ना। क्योंकि इधर से म्यांमार से आपको क्या बोलते हैं जो अरक्कन आर्मी वाला सिस्टम है, वहाँ से उनका चाइना का बॉर्डर कनेक्ट करता है। तो वहाँ से वो सोच रहे हैं, लेकिन वो वहाँ से चीज़ें हो नहीं पा रही उनकी मूव, इस वजह से वो बांग्लादेश में आतंक मचा के बैठे हुए हैं। मुझे जहाँ तक जहाँ ये वो लगता है आपने, कि दोनों लेवल पे चीज़ें हैं कि क्या बोलते हैं, एक तो सीआई लेवल का है कि उसको एक्चुअल में ऑर्डर नहीं मिलने का करना क्या है। यूनिस एक्चुअली के पास ऑर्डर ही नहीं है कि करना क्या है उसको। उसको है कि छोड़ दो, वो जैसे चीज़, वैसे पाकिस्तान को छोड़ के रखा है इन्होंने, उसी तरह क्या बोलते हैं, मुझे लगता है कि इन्होंने कल छोड़ के रख दो, क्या तुम जो करना है, तुम्हें जैसा करना है तुम करो भाई। वो वाला सीन मुझे लग रहा है मेरे नहीं हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी याद दिलाई आपने, क्योंकि यूएस ने जब शेख हसीना थी, यूएस ने बोला था कि हमें आपके ईस्टर्न बॉर्डर की एक्सेस दे दो, हम वहां से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बनाएंगे को। रोहिंग्यास के लिए। हम्म। वहां बांग्लादेश की एक तो हसीना ने मना कर दिया, उसके बाद जब यूनिस की गवर्नमेंट आई तब दोबारा से ये चीज की बोली गई थी, ये कोशिश हुई, तो वहां के आर्मी चीफ ने मना कर दिया। तो वहां के तो आर्मी चीफ ने म्यांमार में यही घुसना चीज क्या, बोली। वही तो हाँ बोला, म्यांमार में घुसना क्यों चाह रहे थे, म्यांमार में घुसना इसलिए चाह रहे थे कि वहां पे एक बार बेस बना लेंगे ना, तो इधर से चाइना है, चाइना को क्या बोलते हैं वहां से पुश कर सकते हैं। भले ही आप कुछ लड़ ना पाओ, लड़ने की तो औकात है नहीं, क्योंकि अभी जब तक हाँ, न्यूक्लियर अगर लड़ना, यूएस को लड़ना होता ना, ये नॉर्थ कोरिया से लड़ लेते। तो नॉर्थ कोरिया से आज तक नहीं लड़ पाए, तो चाइना से क्या ही लड़ेंगे और इंडिया से क्या ही लड़ेंगे। उनकी बस की नहीं है। चेक देना मतलब कि डिस्प्यूट करना। डिस्प्यूट क्या करना, जो उन्होंने सोवियत में करने की कोशिश किया था। सोवियत के टाइम पे क्या किया था, हर जगह अपने सीआई के एजेंट डाले, उधर से कजाकिस्तान को तोड़ा, इधर से यूक्रेन को तोड़ा, इधर से मोल्डोवा को तोड़ा, सबको तोड़ डाला। तो सोवियत ही खत्म कर दिया, सिर्फ रशिया बच गया। तो यहाँ पे मतलब भी इन, मुझे लगता है सिर्फ यही करना चाह रहे हैं कि इंडिया में यहाँ पे आतंक फैलाओ। ये सेवन सिस्टर यूनिट चिल्लाते रहते ना बैठ के, इनका यही है कि इंडिया को यहाँ से तोड़ दो, ईस्ट पूरा गायब कर दो। और मुझे जहाँ तक ये लग रहा है दोनों चीज़ें हैं, वो चाइना को ऊपर से तोड़ने के प्लान है कि वहाँ पे डिस्प्यूट करके वहाँ का चीज़ें निकाल लो, और यहाँ की चीज़ें यहाँ से निकाल लो। तो सिविल वॉर छिड़ जाएगा, अंदर सिविल वॉर छिड़ जाएगा, तो हमें उसके बाद हम कुछ भी करो जो करना कर सकते हो। जहाँ तक मुझे सर, लगता है ये इनकी प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे इसमें यही चीज़ एक्चुअल में समझ में नहीं आती है कि चलो ठीक है भाई, इंडियन गवर्नमेंट अभी इसलिए नहीं कर रही कि इंडियन गवर्नमेंट के पास वो नहीं है,
यानी क्या बोलते हैं वो, जो होता है ना आपका, यानी इतना यानी सटल टाइप से स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि भाई उसकी कंडीशंस, हमारे पास भी इकोनॉमी है, चीज़ें हैं, वैसे सैंक्शंस लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो हम एक बार में जाके झटके में जाके नहीं अटैक करके कर दें कि हाँ चलो भाई बांग्लादेश का खत्म कर दें, तो वो चीज़ तो हम नहीं कर सकते। हाँ, इंडिया ये चाह रही है, मुझे लगता है कि वेट इस चीज़ का कर रही है कि तुम करो कुछ। और वो एक्चुअल में वहाँ की आर्मी, जो बांग्लादेश की आर्मी है ना, वो यूनिट से ज़्यादा समझदार है। वो एक्शन नहीं ले रहे कुछ भी। उनको ये पता है कि अगर एक एक्शन लिया ना तो धुआं धुआं हो जाना है पूरा बांग्लादेश। ये तो हंड्रेड वो परसेंट है। वो तो सबने देख ही लिया मई में लास्ट ईयर क्या हुआ था। हाँ, तो ऑपरेशन सिंदूर क्या में, पाक, जब पाकिस्तान में जब तुम्हारी बैंड बजा दी, जिसके बाद ने तुम्हारे पास तो बांग्लादेश पर तो कुछ नहीं है, तो मुझे लग रहा है इंडिया वहां तक वेट कर रही है। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती भाई, यूएन वाले डकैती करते रहते हैं, जहाँ पे भी अभी वेनेजुला में कर दिया यूएस ने, ये कर दिया, बस बैठे हुए ऐसे बैठ के खा रहे हैं। ये मुझे लगता है ये अब यूएन वाले ना उसका उसका इंडिया के जैसे उसका बाबू देखो है मैं ना, बताता हूँ। इंडिया के बाबू है ना, पान चबा के बस, पान थूक के और बैठे रहना है, वही वाला उनका तोंद फुला के एक्चुअली बैठे रहना है। एक्चुअली देखो भाई, यूएन यूएन वो छमिया है जो उसके लिए ही नाचेगी जो उसके ऊपर नोट उड़ाएगा। सीधी बात है, सिंपल शब्दों में वो है ये सही यूएन। बात है, हाँ। यूएन का एक्चुअल में सीन क्या है, ट्रम्प ने उनकी फंडिंग कर दी बंद जब से आया है दूसरी टर्म में 1 साल से। तब से उसने बोला कि भैया हमें विश्वास नहीं है यूएन में, तुम कुछ भी करो। उसने फंडिंग बंद कर दी। जब से फंडिंग बंद करी, यूएन के तोते उड़े हुए हैं। बोले पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो। वो सब तरह से अपना बजट काटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यूएन वॉज द बिगेस्ट फंडर। सबसे ज्यादा पैसे देता है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद में छोटी मोटी कंट्रियां हैं कि हमारा नंबर तो बहुत बाद में आता है। अभी उसने जो आप बात कर रहे हो ना, क्यों क्यों नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि एक चीज तो ये है ना कि यूएनएससी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें यूएस परमानेंट मेंबर है, वीटो है उसके पास। जैसे चाइना, फ्रांस, रशिया, इनके पास है। कुछ भी आप लेके जाओगे कहाँ, कुछ भी करने की अगर आप बात भी करोगे, वो वहां पे वीटो कर देंगे। जैसे अभी उन्होंने फ्रेश एग्जांपल है, वेनेजुएला वाला केस हुआ उसको, क्या नाम है उसका, प्रेसिडेंट को उठा के ले गए वहां पे, किडनैप करके घर घर से उठा के ले गए हाँ उसके रात हाँ में, हाँ। है ना। तो उसके लिए एक्चुअली देखो ना, उसके लिए जितने भी वो लोग हैं, यूएन के मेंबर हैं, यूएनएससी के मेंबर, कहीं पे बात नहीं हुई। यूएन ने बोला कि हाँ हम एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। यूएनएससी की मीटिंग हुई, इमरजेंसी मीटिंग करके बुलाया, मगर वहां पे अंत में हुआ क्या? कोई भी कंट्री जो इसकी मेंबर है, जितनी भी कंट्री उसकी मेंबर है, किसी ने स्टेटमेंट नहीं दिया। किसी ने स्टेटमेंट नहीं दिया, सबने एकदम डिप्लोमेट स्टेटमेंट दिया, इससे ट्रम्प नाराज ना हो जाए। हम्म। यूएन ने अपना डिफेंड किया। यूएन ने बोला है कि नहीं नहीं, हमने तो जो किया वो सही किया, हमने, हमारे ड्रग माफिया वो था, और वो उसकी कंट्री के लिए अच्छा प्रेसिडेंट नहीं था, इसलिए हम उसको उठा के लाए। मगर तुम उठा के लेके आए भाई, वो अपनी कंट्री के लिए सही नहीं था, वो डेमोक्रेटिक तरीके से किया जा सकता था। उसके ऊपर सैंक्शन लगाओ, कुछ भी करो, मगर इसका मतलब ये थोड़ा कि आप उठा के ले आओगे। तो सही यूएन बात है, की हाँ। सिचुएशन ये वाली है कि यार, वो यूएस के बिना नहीं पैर हिलाएगा, और यूएस उसको बोल देगा ना कि यहाँ पे मुतना है, वो वहीं पे जाके मुतेगा। भाई यूएन से उम्मीद करना बेकार है आज की डेट में। यूएन का पैटर्न देख लो। रशिया जो, यूएस जो बोलेगा, यूएन सीधा सीधा हिसाब है, यूएन का वही काम होगा। यूएन उससे बाहर नहीं जाएगा। न्यूयॉर्क में उनका हेडक्वार्टर है ना, उनको हेडक्वार्टर भी तो चलाना है हाँ न्यूयॉर्क सही में। बात है, हाँ हाँ। वो तो नहीं खाए तो पिए पता चले। पिल्ले हैं, खाए पिए पिल्ले जो होते हैं ना, बैठा के बस खिला रहे हैं उनको, और क्या उनके जो बोलेंगे कि हाँ यहाँ भौंकना है वहाँ भौंक लेते हैं, जहाँ बोलना है वहाँ भौंकते नहीं। अब इतने सारे हिंदू मर रहे हैं, हिंदुओं को, लड़कियों का, स्त्रियों का बलात्कार हो रहा है, इनके मुंह नहीं खुल रहा। अरे अभी भाई कुछ और, अभी इंडिया में अभी उमर खालिद तो इन सबका केस चल रहा था, ये पहुंच गए थे यूएस सेनेटर, ह्यूमन राइट्स और ये वो, अरे ममदानी, वही वही बात है ना। इसका यूएनएचआरसी है, इसका ह्यूमन राइट्स काउंसिल हुआ यूएन का, कहाँ है? कुछ नहीं बोलता है। अफगानिस्तान में कहाँ बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है। अभी जब पाकिस्तान वहां पे हमले कर रहा है, कुछ कर रहा है, इंडिया में होता है तो 1 मिनट में आ जाते हैं झंडे लेके। अब वेनेजुएला में जाओ, झंडे लेके पहुंचो वहां पे कि हाँ भाई बताओ ये गलत बात है। ह्यूमन राइट है, उस बंदे का भी ह्यूमन राइट है। उसकी बीवी को उठाया गया, उसकी बीवी का तो कोई जुर्म नहीं है, उसकी बीवी को क्यों लेके गए? उसकी बीवी को कोर्ट में पेश करना कहाँ तक सही था? देखो, चलो मान लिया आपकी दुश्मनी है, मान लो वो बंदा प्रेसिडेंट ड्रग सप्लाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मगर उसकी वाइफ का उसमें क्या रोल सीधी सी बात है, हाँ। है ना? आप दोनों को ही किडनैप करके ले गए, तो अब कोई, अरे यार यूएन छोड़ो, टुच्ची से टुच्ची जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट वाली, वो एकदम खड़े हो जाते हैं इंडिया में 1 मिनट में आके। कहाँ है? कोई भी नहीं बोल रहा है आज की डेट में, कोई भी नहीं बोल रहा है भाई। यूके हम्म। वालों ने तो ईमान ही बेच दिया है अपना। यूके वाला तो एकदम चुपचाप, बोला, नहीं नहीं हम कुछ नहीं कह सकते, दिस इज वेरी टिपिकल सिचुएशन, दिस इज वेरी क्रिटिकल टू असेस, वी आर असेसिंग इट, बस उतना ही बोला है उसने। स्टामर भाई साहब, क्या घंटा का प्रेसिडेंट है वो? सीधी बात है, वो कुछ बोलने की औकात ही नहीं है उनकी, क्या वो है। तो वही बात है भाई, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वो करेगा। अब उसने, ट्रम्प ने थोड़ा सा, बांग्लादेश के मुद्दे से इधर आते हैं, लेटेस्ट ट्रम्प की बात
कि उसने वो धमकी दी ना ग्रीनलैंड के मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा। बहाना हम्म वो जब से आया तब से ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा हुआ है। अब क्या बहाना हम्म दे रहा है कि भाई ग्रीनलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूएस नेशनल सिक्योरिटी। अब यूएस की नेशनल सिक्योरिटी और ग्रीनलैंड कहाँ पे है भाई? दोनों में 3000 किलोमीटर 1500 माइल्स का शायद फासला है ना? सही बात इसमें है। तुम्हारी नेशनल सिक्योरिटी कहाँ पे आ गई? बोला नहीं, वहां पे रशिया और चाइना के शिप्स बहुत ज्यादा हैं। तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है भाई? ज्यादा है तो वो अपना व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहा है। तेल का और चक्कर सबसे बाबू मजे, भैया, तेल का चक्कर। तेल का चक्कर तो है भैया, वो तो वेनेजुएला में भी है, उसकी स्टोरी भी है। मगर वो देखो ग्रीनलैंड वाली सिचुएशन ही क्या है, मजेदार सिचुएशन अब है कि ग्रीनलैंड आता है डेनमार्क के अंडर में। हाँ। अब डेनमार्क है नाटो में, यूएस हम्म भी है नाटो में। हम्म तो दोनों नाटो नाटो कंट्री आपस में भिड़ेगी। अब नाटो का क्लॉज 5 ये कहता है कि अगर कोई भी दूसरी कंट्री किसी भी नाटो के मेंबर पे अटैक करती है तो सब पे अटैक बना जाएगा और सारी कंट्री उसको डिफेंड करेगी। इसीलिए यूक्रेन उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है नाटो में कि हमें प्रोटेक्शन मिल जाए। अब अगर यूएस अटैक करता है ग्रीनलैंड पे यानी कि डेनमार्क पे, दोनों नाटो कंट्रियां हैं, तो फिर नाटो का क्या होगा? कुछ नहीं मजेदार होने बात वाला ये यार, है। कुछ नहीं होने वाला है। वो वही तो होने वाला भाई। वो कुत्ते वाला सीन है। यूरोप में जितने भी बैठे हैं ना, इनको ये पता है कि भाई यूएस से तो पंगा नहीं ले सकते। इनकी इनमें से किसी की औकात नहीं है यूएस से पंगा लेने भाई इसीलिए इसीलिए किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, उस पे भी किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। सिर्फ डेनमार्क की जो प्रेसिडेंट है वो लेडी, उसने सिर्फ ये बोला है कि वी विल डिफेंड इफ दिस कम्स टू द प्लेस, इफ द वॉर कम्स ऑन अस वी विल फाइट इट एंड देयर इज नो नाटो। सो उसने ये बोला कि अगर भैया लड़ाई करनी पड़ेगी हमें डिफेंड करने के लिए ग्रीनलैंड को, तो फिर वहां पे नाटो नहीं रहेगा, फिर सब चीजें पॉज हो जाएगी। तो इसका मतलब तो ये है कि अगर ये सिचुएशन आ गई तो फिर नाटो खत्म, फिर सब अपने अपने घर में। फिर ये जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं है। 4 साल से की। वो तो जेलेंस्की है ने ही। बेचारे ने। नाट देखो, मुझे जो लग रहा है अब जो वर्ल्ड जिस लेवल पे जा रहा है ना, वर्ल्ड में चार ही चीजें बचने वाली हैं एक्चुअल में। एक यूएस रह जाएगा, जैसे नाटो खत्म होगा रशिया एक्सपेंशन स्टार्ट कर देगा यूरोप में बैठ के। और जरूरी इधर है। ये इंडिया और चाइना क्या करेंगे भाई? बोलेंगे कि भाई चाइना, इंडिया बोलेगी चाइना को तुम ताइवान और जापान वापान देख लो भाई तुम अपना। और हम हमें भैया ईरान और क्या बोलते हैं हमें, ये पाकिस्तान और इधर का बांग्लादेश, ये हमें छोड़ दो भैया। ये हमारा हो गया, वो तुम्हारा हो गया, तुम अपना रख लो, हम अपना रख लेते हैं। खत्म और क्या। करो। यही लास्ट में हाँ फाइनल बिल्कुल। स्टेजेस में यही होने वाला है, जहाँ तक मुझे फीलिंग आती है। भाई चलो ठीक है। आज की डेट में बताता हूँ, शॉकिंग है, लोगों को शायद पता भी नहीं होगा क्या चल रहा है दुनिया में। आज की डेट में जनवरी 2025 में 80 कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, 80 कॉन्फ्लिक्ट, और वो भी कंट्री लेवल पे। ऐसे नहीं कि अंदर ही चल रहे हैं, ऐसे नहीं हम्म, छोटी मोटी लड़ाइयाँ चल रही है भाई, 80 कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। जैसे यूक्रेन रशिया का है, जैसे हमारा इसके पाकिस्तान के साथ हुआ था, ऐसे 80 कॉन्फ्लिक्ट अभी ऑन गोइंग है भाई साहब। सोचो अब 80 लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है दुनिया के अंदर। तो वो तो है, वो तो वो है। और उसमें से आधे से ज्यादा तो यही यूएस ही करवा रही है ना भाई। भाई यूक्रेन वाला भाई यूएस करा रही है। बाकी वेनेजुला वाला अभी करवाया है इसने। जो नेपाल में जो स्टार्ट करवाया था वो भी इसने कराया। इधर भी जो श्रीलंका में करवाया था वो भी इसने कराया। तो 95% तो यार इसने करा रही है बैठ के। उसका, यूएस का देखो सीधा सीधा हिसाब है ना कि जो हमारी बात नहीं मानेगा, जो हमारी पपेट गवर्नमेंट नहीं बनेगा, हम उसको बाहर निकाल देंगे। सीधी बात है। और हमारे ये गांधी जी भाई साहब जो नए नए हैं, जो 55 साल के बच्चे हैं अभी भी, वो जाके बाहर रोते रहते हैं। इनको इनको कहाँ से ज्ञान आता है? इनको कौन ज्ञान देता है? अब इसकी लाइनें देखोगे, और यूएस में जो पॉलिटिशियंस है और जो न्यूज़पेपर्स है वो जो यूज करते हैं, वो सेम सेम स्क्रिप्ट एक ही जगह से लिखी जाती है इनकी, वहीं वो से तो आता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो सीधी सी बात है कि भाई वो राहुल गांधी का भाई, वो उसको ये चीज़, वो पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स भूल चुका है। उसको पॉलिटिक्स करनी नहीं है। अब उसको अब करनी है भैया कि एनार्की, एनार्की लेके आना है मेरे को। मुझे वो होता है ना कि लेफ्टिस्ट में होता है ना कि मेरे मार्क्स का टॉप लेवल का वो बनना कमांडर। तो वो राहुल गांधी पहुंच जाएगा कि मुझे टॉप लेवल का कमांडर बनना है यहाँ पे, यहाँ पे ये अरे डीप उसको स्टेट में और इसमें। सोरोस के बोले बाद टॉप, उसका नाम उसका है, उसका यहाँ और लूंगा। भाई टॉप लेवल का कमांडर छोड़ो, तुम पहले उसका क्या बोलते हैं, अपनी कांग्रेस के कमांडर तो बन जाओ ढंग से। ये बात भी मगर सही हाँ, है। फिर से उस पे आते हैं थोड़ा, क्या कहते हैं, इधर बांग्लादेश, अच्छा ये मुझे एक चीज़ पूछनी है, बांग्लादेश का क्या हालत है? सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन पे वो बात कर लेते हैं कि यानी मुझे जो लगता है सोल्यूशन क्या है। मुझे वही वाला सोल्यूशन लगता है जो इंडिया ने टीटीपी या बलूचिस्तान के साथ किया है, कि बलूचिस्तान को सपोर्ट करो, टीटीपी को सपोर्ट करो, इंटरनली या एक्सटर्नली जैसे भी आप सपोर्ट कर सकते हो वैसे सपोर्ट करो। मुझे लगता है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को इकट्ठा एक संगठित बनाना चाहिए। उनको भाई आर्म्स पहुंचाओ, इलीगल जैसे भी पहुंचाओ, पहुंच तो जाते ही है भाई। इतने सारे बॉर्डर है, अब जब वो बॉर्डर से वो बांग्लादेशी घुस के इंडिया आ सकते हैं,
तो हम यहाँ से बैठ के हाँ, वहाँ पे आराम से सप्लाई करा सकते हैं, बहुत ईजी करवा चीज़ सकते हो यार। है। नहीं नहीं, वो इजी है, वो कोई मतलब कोई भी मुश्किल काम नहीं है, वो हो सकता है, तुरंत हो सकता है। मगर हमारे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने रियलाइज की है अभी तक, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ या जो भी देख रहा हूँ बांग्लादेश के बारे में, वहां पे कोई ऐसा संगठन है नहीं अभी तक जो ये काम मतलब ये बोले ना कि हाँ हम आगे आके लड़ लेंगे। कोई भी नहीं है वहां पे यार। थोड़े बहुत कितने हैं, 2-3 करोड़ हिंदू बचे हैं। अब वो बिखरे हुए हैं, वो एक जगह तो है नहीं उनका, कोई किसी गांव में, कोई किसी शहर में, ऐसे ऐसे यहाँ पे। अब वो जितने भी हैं वो सब अपनी बचाने में लगे हुए हैं। बाकी जो उनमें से कुछ हिंदू हैं वो भैया वही सेक्युलर सेक्युलर वाले हैं, खेल रहे हैं। जैसे आपको याद होगा जब हसीना गवर्नमेंट गवर्नमेंट टॉपल हुई थी, तब वो जो स्टूडेंट लीडर्स थे उनमें हिंदू लड़कियां भी थी, वो चिल्ला रही थी नहीं हम ये सही कर बात देंगे, लड़के भी थे वो कर देंगे। बाद में वही लड़कियां अपने घर में छुप छुप के बैठी थी कि ये हमारे घर तोड़ रहे हैं हमारा रेप करने के लिए। तो है। ये प्रॉब्लम अभी है बांग्लादेश में। हिंदुओं को या इकट्ठा होने के लिए थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी अभी भी आंखें खोलने की जरूरत है। एक तो नहीं वो देखो, चीज है क्या। मेरा सीधा सा फंडा है कि जब यार पाकिस्तान बैठे बैठे इंडिया में ऐसा ही है जैसे नेटवर्क है, इंडिया में बैठ इंडिया के लोगों को रेडिकलाइज, इंडिया के मुस्लिमों को रेडिकलाइज कर सकते हैं, तो भाई हिंदू हमें हमें रेडिकलाइज नहीं करना है, भाई हमें एटलीस्ट क्या बोलते हैं, संगठित तो कर सकते हैं बैठ के उनको। यार एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ है ना, प्रॉब्लम यहाँ है देखो। मुस्लिमों की सबसे बड़ी ताकत पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो कोई और जमात है, चाहे वो तालिबान है, कुछ भी है, उनकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि कुरान उनके पास है। और कुरान 99% मुस्लिमों को तो अर्थ भी नहीं पता है। जो मौलवी मौलाना ने बोल दिया वो सही है उनके लिए, है ना। तो वो बोलते हैं कि ये तो भाई कुरान का आदेश है, तुमको मानना पड़ेगा, ये करना। ब्रेन वॉश जल्दी हो जाता है। हम लोग क्या है कि हम लोग थोड़े से वैज्ञानिक लोग हैं, हम लोग थोड़े से साइंटिफिक लोग हैं। हमारे ना तो धर्म में, ना हमारे घर परिवार में, ना कहीं हमारी सोसाइटी में ये सब चीजें हमें ना तो बताई गई कभी, ना हमें कभी ये कहा गया कि हाँ तुम या तो मर जाओ या मार दो, सामने वाला तुम्हारे लिए काफिर है। ये चीज हमें कभी नहीं कही। तो हमारा माइंडसेट यार जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेके ऐसा ही माइंडसेट हो गया है कि नहीं हमें शांति से जीना है। और उनको रेडिकलाइज करना इसलिए बहुत ईजी है कि उनका माइंडसेट, जब आप इसमें मदरसे में जाते हो ना पढ़ने के लिए, तब पहले दिन ही वही होता है कि भैया तुम और तुम्हारे परिवार और तुम्हारी बिरादरी के जो लोग हैं वही तुम्हारे हैं, अदरवाइज तुम्हारे साथ जो भी है ना वो सब काफिर है। जब भी तुमको मौका मिले उसको उड़ा दो। सीधी सीधी बात ये सिखाई जाती है। तो वहां पे बच्चे के, यार आप वीडियो देखोगे ना, अभी मैं किसी बिहार के किसी स्कूल का वीडियो था, 12 साल का वो लड़का, 12 साल का लड़का ये बात बोल रहा है कि मेरे को जिस दिन मौका मिलेगा ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड है सुनील या जो भी बच्चे का नाम था, बोले उसको मार दूंगा। बोले क्यों? बोले ये तो हमारे उसने मौलवी जी ने बताया, हमारे कुरान में लिखा हुआ, काफिर है वो लोग। तो ये चीजें जो ना रूट से आ रही है उनको उनको रेडिकलाइज करना, उनका ब्रेन वॉश करना बहुत ईजी। इसलिए जब आईसाइस वाला हुआ था केरला से, अपने साउथ इंडिया से बहुत से यार 25-26 26 साल के इंजीनियर, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जा रहे थे। अभी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए हैं, डॉक्टर थे ना सबके सब पढ़े हुए थे। सही सब बात अच्छे है। पढ़े लिखे एमबीबीएस वाले थे, 5-6 लोग जितने थे सब डॉक्टर थे। तो उनको क्या ये चीज समझ में नहीं आती कि प्रैक्टिकल क्या है, हमें कैसे रहना है, हमारी लाइफ हमें आगे कैसे बढ़ानी है, क्या करना है। मगर नहीं, उनका वो है ना, बचपन से उनके दिमाग में एक चीज भरी हुई है, कुछ भी करो कुछ भी करो, मगर दूसरा जो है उसको मारना है तुमको। और वो चीज हमारे यहाँ पे नहीं है, और वो चीज हो नहीं सकती हमारे यहाँ पे। तो हमें ऑर्गेनाइज करना है एज ए हिंदुओं को, वो यार थोड़ा सा है ना इस लेवल पे टफ काम हो जाता है। हमको अगर ऑर्गेनाइज करना है ना, तो हमें वही बात है कि हमारे पिछले पॉडकास्ट में ये बात हुई थी, मैंने आपको वही बात बोली थी कि हिंदुओं को हमेशा चाहिए कि कोई ना कोई आगे होके लड़ ले हमारे लिए, हम्म। कोई ना कोई मिल जाए। जैसे हमारी बात हो रही थी उस दिन बागेश्वर बाबा की कि हाँ कोई है हमारे लिए, हमें आगे लीड करने के लिए ना। तो वो चीज जब तक हम नहीं छोड़ेंगे ना भाई, तब तक आप ये संगठित बोल लो या कुछ भी बोल लो, वो पॉसिबल नहीं हो आपको पाएगा वो खुद लड़ना पड़ेगा भाई, आप भले ही मरने कोई आपको मार रहा है ना भाई। मेरा हमेशा मानना रहता है कि भाई हिंदुओं को कम से कम ये सीखना चाहिए कि भाई अगर तुम्हें चलो ठीक है मार रहा है कोई, कोई नहीं ठीक है मर जाओ, लेकिन कम से कम 2 लोग को मार के तो मरो। देखो एटलीस्ट मैं कम से कम बताता हूँ 10 लोग को आपको। मार के तो मरो। मैं तो यही बोलता हूँ, जहाँ तक तुम्हें लग रहा है बम लेके, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पर अटैक होने वाला है, भाई बम लेके पहुंच जाओ, कम से कम 100 खुद तो मरोगे, लेकिन 100 लोग हैं, उनको मार के तो मरोगे। कम से कम अरे उनके यार एक्चुअली नेक्स्ट टाइम के फटेगी कम से कम उनकी। देखो सीधी सी बात है, लोगों अब वही दिक्कत हमारे साथ क्या है कि हमारे ना तो धर्मगुरु डिटेल में बताते हैं, ना हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप हमारे पुराण वेद जो भी है, जो पुराने शास्त्र हैं पढ़ोगे ना, उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है प्रथम खुद, दूसरा अपना परिवार, तीसरा अपना गांव, चौथा अपना देश। ये क्रम है सुरक्षा करने का। तो सबसे पहले अपनी जान बचाओ, फिर अपने परिवार की जान बचाओ, फिर अपने प्रदेश यानी कि जिस भी जिले में, या अपने जैसे मान लो राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा, पंजाब, जो भी आप रहते हो उसके लिए, बाद में देश, पूरे देश के लिए। तो ये अगर क्रम आपने नहीं समझा ना, तो फिर वो नहीं हो पाएगा।
लोगों का वही बात, लोगों को लगता है कि यार ठीक है, मेरे क्या ही फर्क पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे घर में हो रहा है होने दो। मगर वो चीज है ना, ये चीज आग जब लगती है जंगल में तो एक पेड़ तक नहीं रुकती ना, वो अगले पेड़ तक पहुंच ही जाती है, चाहे अभी पहुंचे पहुंचो तो वो एक तो घंटे वो तो बाद है पहुंचो। ही। ये नहीं, ये तो चीज़ें समझनी, ये तो भारत में बहुत लोग ये समझने लगे हैं आज के डेट में। खुद से हथियार उठाने लग गए हैं, खुद से बोलने लग गए हैं, लड़ने लग गए हैं। कम से कम इतना तो कम से कम होने लग गए। लेकिन वो चीज़ें मुझे लगता है, या तो मुझे लगता है वेस्ट बंगाल के इशू क्या है कि जब, यानी अगर ओल्डन टाइम्स की बात करें कि मुगल टाइम पे बात करें, तो मुगल जब यहाँ पे आए एक्चुअल में, तो ये पूरा बुद्धिज्म था। अब बुद्धिज्म में अहिंसा अहिंसा पूरा था सिस्टम, हिंसा की बात ही नहीं होती थी। तो वो भी मुझे लगता है यार कि एक एक्चुअली, रीज़न है कि वहाँ के लोग उस टाइप के बन चुके हैं वो। अरे एक्चुअली उसमें वो भी पूरा एकदम मूल कारण नहीं है, मगर हाँ कुछ हद तक वो भी रीजन है उसका, जो मेरा मानना है इस चीज में ना। देखो, आपको पता है हमारे देश में गुरुकुल थे पहले भी। हम्म। गुरुकुल चलते थे, गुरुकुल में हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल में कोई अगर ये बोले ना कि सिर्फ तुमको वेद पुराण पढ़ाए जाते थे या तुमको लिखना पढ़ना सिखाया जाता, वो गलत है। गुरुकुल में आपको वेद पुराण से लेके शस्त्र की शिक्षा तक पूरी दी जाती थी। सही जब बात है। आप जब आप गुरुकुल में जाते थे 3 साल से 5 साल की उम्र में अपना घर छोड़ के, तब आप 18 से 21 साल तक, कम से कम 18 से 21 साल तक गुरुकुल में ही रह रहे हो, तो आपके हर फेज में आपको साथ साथ में सारी शिक्षाएं दी जाती थी। तो पहले अगर कोई ये बोले कि गुरुकुल से सिर्फ शास्त्र पढ़ के निकला है आदमी, कुछ नहीं कर सकता, वो गलत है बात। उसके बाद में क्या हुआ, 1835 तक हमारे गुरुकुल थे ही कहीं ना कहीं, थोड़े बहुत बचे हुए थे। हम्म। मुगलों ने कर दिया कुछ काम, मुगलों ने उजाड़ दिए कुछ, कुछ बचा खचा कर दिया अंग्रेजों ने। जब वो शिक्षा नीति लेकर आए, उन्होंने सबसे पहले सारा काम ही है गुरुकुल हटाने का और जात पात में डिवाइड करने का, वो काम ही किया। उस चक्कर में लोगों की जो मेंटेलिटी है ना, वो चेंज होती चलेगी। अब हम लोग क्या है, हम लोग भैया अंग्रेजी शिक्षा के गुलाम है आज की डेट में। अंग्रेजी शिक्षा जो बोलती है, अंग्रेजी शिक्षा जो कहती है ना कि नो बी ए जेंटलमैन, तो हमको लगता है कि बीइंग ए जेंटलमैन इज समथिंग, ड्रेस नाइसली, डोंट से एनीथिंग टू एनीवन, जस्ट गो टू योर वर्क एंड कम बैक। ये होता है जेंटलमैन हमारी परिभाषा में आज की सोसाइटी में। मगर जेंटलमैन अपनी वैल्यू है भूल गया कि भैया तुम अगर दिमाग में ये सोच रहे हो कि वो लड़की मेरे को ऐसी लग रही है, वो लड़की उसको प्रिय कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो वो जेंटलमैन कहाँ है? तुम दिमाग में अपने कूड़ा भर के बैठे हुए हो और अच्छे खासे कपड़े वपड़े पहन के एकदम बाबू बन के जा रहे हो, तो वो जेंटलमैन नहीं होता। वो चीजें यार हमें डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी, और आज की जो जरूरत है ना, उस हिसाब से आगे बढ़ के चीजों को सीखना पड़ेगा। बात ये। हाँ नहीं है, ये बात तो सही है। यानी लोगों के अंदर या जागृति फैलाओ या लोगों तक पहुंचाओ ये बात कि भाई तुम्हें लड़ना पड़ेगा भाई। यानी हर हमेशा कोई आपका साथ देने नहीं आएगा, आपको खुद लड़ना पड़ेगा ये। या तो अपनी जिंग अब ये बहुत लोग बोलते हैं, मुझे ये बुरा लगता है कि जैसे कश्मीर पंडित भी बोलते हैं, उनको बोलो कि नहीं यार, आपने कम से कम उठाना तो कम से कम किसी को शस्त्र तो उठाने चाहिए थे। एटलीस्ट किसी एक बंदे के पास बंदूक नहीं था भैया, कश्मीर पंडित जब क्या पता छोड़ के आते कश्मीर। तो क्यों नहीं था भाई? आप भी तो वही गलती कर रहे थे। आप उन पे, मुस्लिमों पे और वहाँ के शासन पे इतना विश्वास करके बैठे हुए थे, नहीं सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही होगा। पता नहीं कहाँ से ये दिमाग में आया भाई आज के डेट में। यानी ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो एक दिन की बात है, एक दिन में होगी, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं होता यार। यानी आपको चीज़ें पता लगनी चालू हो जाती है। अगर मेरे घर के आसपास माहौल बदल रहा होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई माहौल यहाँ का बदल रहा है भाई। ये हाँ स्ट्रेट भाई फॉरवर्ड बिल्कुल, है। पता। यार सीधी सी इनका तो सीधा सा पढ़ना है ना। अब इनका पहले भी देखो, जब आया था मुगल, पहले आए थे जब, कौन, बाबर, हुमायूं और ये सब लोग पहले जब आए थे, ये क्या लेके आए थे? कुछ नहीं ना। इनकी थोड़ी बहुत जो है 1,000, 1,500, 2,000 सिपाही लेके आए थे ये लोग। इनका मेन मकसद क्या था? पहले आए, लूटा, देखा अच्छा खासा पैसा है इंडिया में, भारत में एकदम बढ़िया है, मंदिरों वंदिरों में लूट लो, वो कर लो। जब इनको लग गया ना कि वहां पे लोग बोल नहीं रहे, वहां पे लोग शांति वाले हैं, तब ये थोड़ी सी ज्यादा सेना लेके और यहीं पे बस गए। हम्म। यहीं पे बस गए। अब इनकी शुरुआत से उसी टाइम से यही मेंटेलिटी रही है कि आप यहाँ पे आओ, यहाँ की लड़कियों से शादी करो, यहाँ बच्चे पैदा करो, जैसे जैसे आपकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम कब्जा करते जाएंगे। हाँ, सीधी सी बात है। मेंटेलिटी शुरू से वही है, अभी भी वही है। अभी आप अभी भी लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ, अभी लेटेस्ट एग्जांपल एक तो जयपुर का है। जयपुर में ही इलाका है हवा महल के पीछे, रामगंज है या कुछ तो है। वहां पे पहले 2010-12 की बात है शायद, 90%, 99% हिंदू फैमिली, जो बनिया परिवार है, जो बिजनेस करते हैं, वहां पे मसाले का काम बहुत चलता है, तो वहां पे वो लोग रहते थे। आज की डेट में चले जाओ आप, 90% मुस्लिम हो गए वहां पे। और लोग अपने घर छोड़ छोड़ के सस्ते सस्ते दामों पे, एकदम भाई 1 करोड़ की चीज आप सिर्फ 5 लाख में बेच के जा रहे हो, सोचो। ऐसे करके चले गए। अभी दूसरा इंसिडेंट हुआ है जयपुर के पास में ही है, नाम बोल रहा हूँ शहर का, वहां पे सेम इंसिडेंट हुआ है। तो जो आप बोल रहे हो चीजें पता चलनी शुरू हो जाती है, वो चीज
हो जाती है, मगर हमारी फिर से वही चीज दोहरा रहा हूँ कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ये सोचते हैं कि मेरे घर तक नहीं आई तो ठीक है, जिस दिन मेरे घर में आएगी उस दिन देखूंगा, और जिस दिन आपके घर में आती है ना तब तक बहुत देर हो जाती है। बात ये, जब हाँ, आपकी ये बात तो गली सही में, है। सोसाइटी में, जब तक आप ये नहीं सोचो ना कि मेरा घर अकेला नहीं है भैया, मेरी सोसाइटी है। मैं अगर मान लो यार, मैं हिंदू हूँ, मेरे साथ अगर मेरी गली में 50 हिंदू परिवार रह रहे हैं, उनमें से अगर किसी को, भाई आपके आपस में 100 मतभेद होंगे, ये नहीं बोलता किसी की लड़ाई नहीं होती, आपस में 100 लड़ाइयाँ होंगी, किसी का कुछ चल रहा हो, कुछ चल रहा हो, मगर जब बाहर वाला कोई आके आपके ऊपर हमला करे, आपके ऊपर कोई भी अटैक करे, कम से कम उस टाइम तो एक होके खड़े हो आप। उस टाइम तो होना चाहिए ना कि नहीं भाई, बाहर वाले को कोई हिम्मत नहीं होनी चाहिए। नहीं, अब धीरे ये धीरे मैं चीज, एक चीज़ देख रहा हूँ कि धीरे धीरे कहीं कहीं चीज़ें हो रही है, यानी लोग, यानी साथ दे रहे हैं। जैसे बहुत सारी जगह वो ठीक है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उसके पीछे रीज़न शायद बजरंग दल और वीएचपी का है, या फिर क्या बोलते हैं दूसरे जो राम सेना है, उन लोग का है, कि वो लोग एक्चुअल में इसमें ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना कि प्रॉब्लम संगठन की ही है। एक्चुअल में मुस्लिमों में क्या होता है कि इनके ये मौलाना और मदरसे से निकलते हैं, ये एक संगठित हो जाते हैं। ये भले ही समझ लो भाई, अगर बचपन में शायद ना ना भी किया हो ना, कभी ना कभी उनको मस्जिद जाना, एक बार जाना चालू कर देंगे ना, ये उनको इतना सिखा दिया जाएगा कि नेक्स्ट टाइम से बंदा वही करेगा। मुझे लगता है यार संगठन का एक प्रॉब्लम है, और संगठन होना चाहिए। आरएसएस जैसे ये बीएचपी और ये सब है, ये इस पे काम करते हैं, लेकिन ये भी है कि भाई इसका मतलब ये नहीं कि हाँ वो संगठन वाले हैं, वह बचाने आएंगे तभी आप करोगे। अरे आपका भी लड़का या लड़की उस संगठन में होना चाहिए ना भाई, तभी तो वो क्या बोलते हैं आपको भी सिक्योर करेंगे, आपके भी सोसाइटी को सिक्योर करेंगे जो आपके आसपास रह रहे हैं। तो इस टाइप से होना चाहिए ना। आप ये सोचो कि नहीं, हाँ हम तो पढ़े रहेंगे, हमारे बच्चे तो भाई जाके आईएएस बनेंगे या पीसीएस बनेंगे, जो भी बनेंगे, और उनके जो बाकी जो लड़के हैं जो बजरंग दल में आ रहे हैं वो आके हमारी मदद करेंगे। वो हर बार थोड़ी आके आपकी मदद कर सकते हैं यार। अगर उनके पास वो समय होगा या कि उनके पास वो होगा, जानकारी होगी, तो आके मदद करेंगे। नहीं होगी तो नहीं मदद कर पाएंगे, क्या कर सकते हो भाई। तो उस केस यार में तो वो भाई आपको लड़ना, खुद लड़ना पड़ेगा ना, आपको खुद लड़ने की टैक्टिक्स आनी चाहिए कि भाई मुझे कैसे लड़ना है उस पर। यार वो चीज सही है, मगर वो ये ना कि हमारे पर्सनल बेनिफिट इतने ज्यादा है ना, प्रायोरिटी ले ली लोगों ने। ये एक्चुअल में जो वाला प्रॉब्लम है ना, जब जैसे अभी मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे मुगल सब भारत में आ गए, फिर अंग्रेज भी आ गए भारत में, फिर अभी लेफ्टिस्ट में माइंडसेट वाले आ गए, कहाँ से आ रही है मुझे इसलिए लगता है ना, ये सब पैसे का खेल है। अब लेफ्टिस्ट आदमी कैसे बनता है, लेफ्टिस्ट में क्या है भाई? ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि ख्याल से लेफ्टिस्ट बहुत ही अलग, बहुत ही खतरनाक आइडियोलॉजी है कि आदमी 2 दिन पढ़ेगा और चरस सूंगा और एकदम नशे में हो गया, हाँ भाई लेफ्ट पर मैं बन गया, झंडा लेकर चलूंगा, लाल सलाम बन जाऊंगा मैं। वो तो होता नहीं है। होता क्या है, फ्री में पैसा मिलता है आपको। 3 जगह से फंडिंग आ रही है आपके, सीधा सीधा। पहली फंडिंग आ रही है यूएस से, डीप स्टेट से। दूसरी आ रही है आपके यूरोप से, जो आपका क्या बोलते हैं मीडिया और इन सब कवरेज का है। और तीसरी फंडिंग है जिहादियों से ही है। तो फंडिंग तो आपके पास आ रही है, पैसा आपके पास आ रहा है, आपको काम करना नहीं है। वो पैसा आया, खाया पिया आपने, रात में माहौल बनाया, सुबह उठे, डफली लेके पहुंच गए, लाल सलाम चालू हो गया उनका। तो वही वाला अरे डफली से याद आया, अभी जेएनयू में जो हुआ है ना अभी, वो कबर खोद रहे हैं वो लड़के। हाँ। हाँ, उससे उसमें देखो, सबसे मेरे को सही वो बहुत सही लगा मेरे को। एक लड़की इंटरव्यू दे रही थी वहां पे, वो भी शायद 22-24 साल की लड़की होगी। देख के बहुत मतलब बुरा भी लगा और हंसी भी आ गई मेरे को। वो लड़की बोले कि आरएसएस का तो और गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही है, ये औरतों को सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन समझते हैं, बच्चे पैदा करवा लो इनसे, ये वो बस हिंदू औरतों की कोई वो नहीं है, सब ये बच्चे पैदा करके हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अब उससे किस पूछने वाला कोई ये हो कि बेटा तुम भी तो हिंदू हो, तुम्हारे पिताजी ने कितने बच्चे पैदा किए, कितने भाई बहन हो तुम, हो 20-25 भाई बहन? अगर नहीं हो तो फिर जाके अपने पिताजी से, अपनी माताजी से ये चीज पूछनी चाहिए ना कि तुमको बच्चे पैदा करने की मशीन समझा हमारे घर वालों ने या नहीं समझा। अगर समझा तो 15 बच्चे कहाँ आए, और अगर नहीं समझा तो क्यों नहीं समझा? कम से कम वैल्यू तो समझ लो। वो ऐसी ऐसी बात करते हैं ना वो, एक्चुअली ये जो बच्चे होता है ना, ये देश का भविष्य है, ये भविष्य अंधकार में डालने वाले बच्चे हैं। वो और तो ये जेएनयू, हाँ। भाई जेएनयू इतनी घटिया यूनिवर्सिटी हो गई आज की डेट में, इतनी घटिया कि वहां पे आप एक तो गवर्नमेंट के पैसे पे पढ़ रहे हो, वहां पे एक तो गवर्नमेंट जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं उस पैसे पे आप लोग वहां पे याशियां कर रहे हो, ऊपर से तुम वहां पे जाके वहां पे फांसीवाद, ये फेमिनिज्म और ये बकचोदियां, वो बकचोदियां, आज इसको मार देंगे कल किसका सर काट देंगे, ये डपलियां लेके पहुंच जाते हैं। मतलब क्यों भाई?
गवर्नमेंट को भी इस पे एक सीधी सी स्ट्रिक्ट पॉलिसी मेरे हिसाब से करनी चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर कोई ऐसा बकचोदियां नहीं होगी, जो भी अगर करेगा सीधा जेल में। भैया हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा फ्यूचर खराब हो रहा है, होने दो। गवर्नमेंट इनके साथ बहुत नरम पेश आ रही है भाई, बहुत नरम पेश आ रही है। गवर्नमेंट को एक्चुअल में स्ट्रिक्ट होकर इनको एकदम ठोकना चाहिए तिहाड़ के अंदर, सीधा सीधा। तब नहीं पता अभी चलेगा कि किया तो थोड़ा क्या होता थोड़ा है। सा थोड़ा सा आया तो है अभी यूएपीए में जब सरजील वाला कांड हुआ है ना, तो उसमें यूएपीए को एक्सटेंड किया गया है कि अगर बाइक इस टाइप के कोई भाषण में देता है जो कल की डेट में उस पर यानी मूव हो जाते हैं, क्या बोलते हैं कि उससे यानी ये जो होते हैं ना आपके राइट्स हो जाते हैं या कुछ भी हो जाते हैं, हम्म। तो उसको भी टेररिज्म में ही आतंकवादी ही माना जाएगा वो। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, मेरे ख्याल से बीजेपी सरकार लाने वाली है। मेरे हिसाब से तो इनका सीधा सा फंडा है, पुलिस को क्या करना चाहिए, इनको पकड़ो, बिना एफआईआर के बंद करो, डालो अंदर, 2 दिन तक बिना खाना खाए ना सुताई करो उनके लंबे से। अरे फिर सुताईगढ़, इनको ये पूछने वाला ना, इनको ये लगता है कि हम एकदम डफलियां बजा के नेता बन जाएंगे ना। इनको ये पूछो कि तुम्हारा जो कन्हैया लाल निकला था और वो सब निकले थे, कहाँ गए वो नेता? आज के टाइम में अब है कहाँ वो? सही बात। पैसा, हाँ वो ही ना, उनको कोई किसी की नहीं पड़ी है भाई। उनको पैसा मिला कांग्रेस से, आप पार्टी से पैसा मिला, लेके दबा के अपना चुपचाप निकल लिए वो वो लोग। उनका अब उनका जीवन ही वैसी में है भैया, पूरे पूरा लेफ्ट लेफ्ट बचा कहाँ पे है? अगर लेफ्ट वाले इतना चल रहे होते, ये वामपंथी वाले इतना चल रहे होते, तो दिखते ना कहीं सरकार में। सरकार बची कहाँ है? वेस्ट बंगाल में एक थी, वो तो खत्म हो चुकी है। जो वहां पे जो केरला में बोलते हैं, केरला में जो सरकार है, वो पिनरवई जो भी नाम है उसका, उसी की है। बाकी वो रियल में हाँ। लेफ्ट की सरकार नहीं है। इनको ये समझ में आता नहीं है कि लेफ्ट की सरकार तुम्हारी, तुम्हारा सिस्टम खत्म हो, तुम बचे नहीं हो मार्केट में अब। और जितने तुम यार बचे एक, हो कल की डेट में भैया, तुम वही लात खाने वाला काम करोगे, वे लात खाओगे कल के डेट में, फिर शांत हो जाओगे। अरे ये मुझे तो ये जो आपने भी बताया ना कि ये बोलते हैं कि नहीं हिंदू आरएसएस ये करना चाह रही है, तुम तो बैठ के जिहादियों का साथ दे रहे हो। तो जिहादी सिखाते क्या है? जिहादी तो ये सिखा रहा है कि भाई बच्चे पैदा करो। और क्या सिखाता है अरे भाई एक्चुअली, जिहादी? अरे जिहादी को भी छोड़ दो साला, नॉर्मल नॉर्मल धर्म में यही सिखा रहे हैं उनके तो, कि बच्चे पैदा करो। उनके धर्म में तो महिला को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना ही बताया गया है, हाँ सीधी सी बात एकदम। है। हाँ। के लड़की है तो वो एक ऑब्जेक्ट ही है। और हमारे यहाँ पे भाई दुर्गा है, काली है, लक्ष्मी है, सरस्वती बहुत है, कि हाँ हम्म। हमारी तुलना और उनकी तुलना में रात दिन का फर्क है। मगर फिर जब ये वो सो कॉल्ड जो बोलते हैं ना, हम जेएनयू में या कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ के ऐसी बातें कर रहे हो, उनसे बड़ा गवार कोई नहीं। वो इन तो इन लोगों पे इन लोगों पे भाई ऐसा सही में ऐसा लगता है कि इनके ऊपर ना एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, कि हाँ भाई ये एक तो ये आरएसएस का, चलो जो भी उनकी विचारधारा का अपमान किया आरएसएस वाले अपने आप देखेंगे, मगर उन्होंने जो हिंदू पूरे समाज का, पूरे मर्द समाज का, आदमी समाज का जो किया है ना इंसल्ट, हम्म। उसके बेस पे उसको एफआईआर या कुछ लीगल एक्शन होना ही चाहिए ऐसे। कि यार आप कैसे बोल सकते हो? क्या क्या प्रूफ है? कौन से घर में आज की डेट में, 90s के बाद में, आप 1995 पकड़ लो, उसके बाद में आप मेरे को ये बता दो कौन सी हिंदू फैमिली जिसमें दो या मैक्सिमम तीन से ज्यादा बच्चे होंगे आज की डेट में? गांव तक में यार दो बच्चों से ज्यादा कोई नहीं पैदा कर रहा है। नहीं पैदा करता, सही बात है, वो तो है। गांव, हम ये बोलते हैं ना गांव पिछड़े हैं, ये है वो। गांव में आप मेरे को बता दो 2000 के बाद में कहाँ किसके घर में तीन 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 बच्चे तो मैक्सिमम है आजकल। तो शहरों में एक या दो ही हैं। भाई और पॉपुलेशन वही ही मेरे को कहाँ आप है ये अभी? बताओ। अभी जो वो नेट ग्रिड बनाया है इन्होंने, तो नेट ग्रिड में तो डेटा आया है कि 20 करोड़ तो गायब ही कर दिए उन्होंने। सिर्फ 120 करोड़ ही बचे हैं, हमारे 20 करोड़ तो वैसे गायब है, बता रहे हैं कि। भाई साहब, आपको आपको पता है अभी पिछले साल ही एक डेढ़ महीना 2 महीने पहले रिपोर्ट आई है एक, उसके अंदर ये लिखा हुआ कि इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है ना वो कम हो गई है। इंडिया की हम्म। फर्टिलिटी रेट पहले 2.3 या 4 थी, अब 2.1 रह गई है। क्यों रह गई है? क्योंकि हमारे जो ये कुछ तो हमारे परिवार ही हैं, फिर पढ़े लिखे लोग हैं तो शादी लेट कर रहे हैं, दूसरा बच्चा एक चाहिए या मैक्सिमम दो चाहिए, शादी नहीं चाहिए, बच्चा लेट कर रहे हैं, फिर दिक्कत आ रही है, वो करके इम्पैक्ट हो रहा है। और जब आप दूसरी लेवल पे मुस्लिमों की तरफ चले जाओ, एक घर में 15 बच्चे, भाई एक घर में चार पांच से नीचे मिलेंगे ही नहीं उनके, अरे वो तो अपने फ्री बहन में। को अपने माँ को शादी कर लेते हैं, तभी तो वो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम माँ की पूजा नहीं करते भाई। वो तो बोलते हैं मेरी माँ, उनकी माँ भी, मुस्लिम तो खुद ही बोलते हैं कि उनकी माँ भी ऑब्जेक्ट है, हम तो अपने माँ को भी हाँ। साथ भी कर सकते हैं भाई। तो उनका तो कोई भरोसा ही नहीं है, वो तो बहन माँ जो भी मिले उनको बस, वो बकरी बकरी जहाँ मिले वहाँ जो सही मिले है वहां भाई। डाल देंगे भैया, वो उनको डालना है बस, और कुछ नहीं करना, बच्चे पैदा करने हैं। चाहे बकरी का पैदा हो, चाहे इंसान का पैदा हो।
मगर चलो, कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो है कि हाँ, हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे कि बांग्लादेश में संगठित हिंदुओं को नहीं किया जा सकता। वो इसलिए नहीं किया जा सकता, ये है मेन समस्या, मेन मुद्दे की बात। अगर गवर्नमेंट को करना है तो वही जो आपने बोला ना, गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन है कि या तो बांग्लादेश वाले कुछ ना कुछ उंगली करें बैठ के, थोड़ी सी भी उंगली करें, फिर हमारे पास पूरा ऑप्शन रहेगा। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो पूरा जो 4,000 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, पूरा उसमें बीएसएफ हाई अलर्ट पे है, पूरी बीएसएफ की तैनाती हो गई वहां पे। सारा वो ममता बनर्जी बीच बीच में कुछ ना कुछ करती रहती है वहां पे बीएसएफ को लेके, मगर फिर भी जहां तक पॉसिबल है बीएसएफ पूरा हाई अलर्ट पे चल रही है। अब वो ये कि जब भी थोड़ी सी इधर से उधर उंगली करेंगे, इंडिया मेरे हिसाब से वही सटीक एक्शन बैठेगा कि हाँ, वहां से थोड़ा प्रोवोक करने की कोशिश करें, यहाँ से फिर हम लीगल एक्शन ले लेंगे, हाँ भैया इन्होंने शुरुआत की थी। अब दूसरा ऑप्शन ये है, वही जो यूएस करता है, कि आप अपने एजेंट्स भेजो, कवर में भेजो, किसी में भी भेजो, कैसे भी भेजो, जो अंदर काम करे, जो अंदर काम इन द सेंस गलियों में जाके नहीं, अंदर काम करे, जो इनकी पॉलिटिकल मूवमेंट, जो पॉलिटिकल पार्टीज जहाँ पे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनको कैसे ना जैसे करके या तो बोतल में उतार लो, या ब्लैकमेल कर लो, या कुछ भी कर लो, जैसे भी अपना काम करवा लो। सीआईए वाला मॉड्यूल, जो सीआईए वाला है ना, कैसे दंगे करवाते हैं, कैसे पॉलिटिशियन, कैसे सरकार गिराते हैं, ऐसे ही गिराते हैं। किसी ना किसी इन्फ्लुएंशियल नेता को पकड़ लिया, किसको पकड़ लिया, वीक पॉइंट हाथ में आना चाहिए तुम्हारे। तो वो दो ऑप्शन है हमारे पास जो हम कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो दिख ही जाएगा, पता चल ही जाएगा जब हम करेंगे, पूरा एक्शन न्यूज में आ जाएगा। हम्म। दूसरा जो ऑप्शन है, सीआईए वाला रास्ता जो है, क्या बोलते हैं, डीप स्टेट, जो हमारी डीप स्टेट, हमारा जो डीप मॉड्यूल है, वो हो सकता है कि काम कर रहा हो, हमें भी पता ना हो। हमें रिजल्ट पता चलेगा जब एक्चुअल में इसका निकल के आएगा कि हाँ, कुछ ऐसे इवेंट हो। मगर अभी तक मेरे को नहीं लगता कि इतना हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं, सही है। इसमें मुझे एक और पॉइंट ऐड करना था कि भाई ये भी हो सकता है कि म्यांमार में अभी इलेक्शंस यानी कंप्लीट होने वाले हैं मेरे ख्याल से। तो म्यांमार में अगर इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे एक सरकार बनती है, तो वहाँ के सरकार के साथ मिलके फिर क्या बोलते हैं जो कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं पूरे, वो है एक चीज़ वहाँ। है कि वहाँ की सरकार वैसे सब किसकी बनेगी, वहाँ मिलिट्री की बनेगी। जनता वो है ना, हुंता बोलते हैं, हुंता, हुंता का हम्म। राज है वहाँ पे। वो इलेक्शन करवा रहे हैं, उसमें शॉर्ट शॉर्ट है, जो वहाँ का मिलिट्री जनरल है वही जीतने वाला है, और कोई नहीं जीतेगा वहाँ पे। नहीं, मिलिट्री जनरल और जीते, लेकिन इंडिया इंडिया चाहे तो उसकी मिलिट्री जनरल के साथ काम कर सकती है ना भाई, पैसा ही तो चाहिए। पैसे की भाई तो बहुत बड़ी। उसकी प्रॉब्लम अलग है। उसकी प्रॉब्लम पैसा तो है ही है, उसकी प्रॉब्लम साथ में रोहिंग्या वाली भी है। वो हार्डकोर वो है कि हमें हमारी कंट्री में मुस्लिम नहीं चाहिए। वो इसलिए तो रोहिंग्याओं को भगा रहा है ना। वो कहाँ है, बांग्लादेश के बॉर्डर तक क्यों लेके आए उनको, घसीट घसीट के क्यों मार मार के वहां तक लेके आए? उनको चाहिए कि ये सब बाहर निकले, और अगर हमने उनके साथ ऑपरेशन किया, मतलब हम रोहिंग्याओं को बाहर नहीं निकाल सकते। तो नहीं, नहीं, क्यों नहीं कर सकते डिप्लोमेटिक। भाई? अरे हम उनके साथ ऑपरेशन थोड़ी कर रहे हैं, हम उनके साथ मिल के काम कर सकते हैं ना भाई। भाई अगर मैं म्यांमार और इंडियन आर्मी एक साथ मिल के कोवर्ट ऑपरेशन करे, तो हम रोहिंग्या को भी खत्म कर सकते हैं, प्लस आपके ख्याल से जो बांग्लादेश के अंदर जो बैठे हुए हैं उन तक को हम टारगेट कर सकते हैं। इसने जैसे यूएस ने क्या किया वेनेजुएला वाले कांड में, क्या हुआ है, एक एक बंदा जो उसका सिक्योरिटी गार्ड था ना, एक एक सिक्योरिटी गार्ड को 20-20 मिलियन डॉलर रुपए दिए हुए हैं, एंड मिलियन डॉलर दिए हुए हैं। और प्लस उनको क्या बोलते हैं, यूएस में मूव किया गया है, यूएस में उनकी सिटीजनशिप बनाई गई है। तो आप इस टाइप की चीज़ें कर सकते हो भाई बांग्लादेश में बैठे बैठे यार, कोई बहुत बड़ा यानी बांग्लादेश तो भिखारी वैसे ही है यार, पैसे तो उनके पास वैसे ही नहीं है यार। तो वो तो यार 10-10 करोड़ में, बीस भाई बीस 50-25 करोड़ में बन जाएंगे यार। आज की डेट में नहीं बोल सकते भाई साहब, आप आज की डेट में उनके पास खूब पैसा आ रहा है। कहाँ से पैसे आ गए भाई? हर बंदे के पास थोड़े पैसे हैं। चलो वो यूनिस वाले को मान सकते हैं कि चलो ठीक है, यूएस सीआईए से इसको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन बाकी जो दूसरे वाले हैं उनको थोड़े मिल रहे हैं। अगर समझ लो फॉर एग्जांपल जो अवामी लीग वाले हैं या बीएनपी वाले हैं, आप बीएनपी वालों को खरीद लो भाई, उसके लड़के को खरीद लो, उसको किसी और को खरीद लो भाई, इतना पैसा हम दे रहे हैं भाई, आप इसको तोड़ो भाई, इसको आप आतंक बचाओ भाई। आप जब सामने सीधी सी प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये जमाती इस्लामी के और इनके जो लीडर हैं, यूनिस की जो आर्मी बैठी हुई है, इन्होंने ये कांड करके रखा हुआ है। अगर सामने वाले कोई दूसरा बंदा आके खड़ा हो जाता है तो क्या करोगे? आप 100 बंदे तुम उनकी लेके अभी मार्केट में घूम रहे हो कि हम आतंक मचा देंगे या तोड़ देंगे, वो 100 के 1000 बंदे वो भी लेके आके तो क्या करोगे फिर तुम? फिर तो एक्चुअली आपस वो में आपकी लड़ बात सकते हैं, सही सिविल है। वॉर, सिविल वॉर। उनको चाहिए सिविल वॉर। अगर सिविल वॉर छिड़ा तभी तो गेम होगा। सिविल वॉर एक बार छिड़ जाएगा तो यूनिस यूनिस सब चले जाएंगे, सब गायब भाग जाएंगे छोड़ छाड़ के, भैया ये थोड़े रहने वाला अरे है। यूनुस यूनुस घंटा उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना बढ़िया कुर्ता उर्ता पहन के ना ना, भवन में अरे बैठ के पता है जब खा रहा होगा। भाई अगर सिविल वॉर होगा अंदर तक भाई पूरे लोग घुस जाएंगे,
जैसे शेख हसीना की ब्रा लेके घूम रहे थे बैठ के, तो इस टाइप से यहाँ पे घूम अगर अंदर आके घूम जाएंगे ये, तो फिर क्या कुछ नहीं बचेगा इनका भाई। अरे यूनिस को उसमें भागना पड़ेगा। एक्चुअल देखो, श्रीलंका में उसका ऐसे हुआ गेम था, जहाँ सिविल वॉर जैसे हुआ उसका था श्रीलंका में, भागे थे तो यहाँ भी भागना ही पड़ेगा। एक्चुअली देखो उसका गेम क्या होता है, उसका जहां तक मेरे को आइडिया है ना, वहां तक ये है कि सिविल वॉर वाला है, पॉसिबल है चांस कि हाँ करवा सकते हो, मगर वहां पे एक तो जमात, पूरा रेडिकलाइजेशन, जमात आ गई, एनसीपी जो निकली थी कि हाँ हम कुछ करेंगे, वो एनसीपी भी अब जमात के साथ चली गई है। अब है बीएनपी। अब बीएनपी वाला भी जमात के साथ आज नहीं तो कल वो चला जाएगा वहां पे। उसके बाद में फिर कोई ऐसी पार्टी नहीं बचेगी जिसको आप सामने खड़ा कर सकते हो। सामने खड़ा करना है तो फिर आपको उन नेताओं को पकड़ना पड़ेगा जो एनसीपी में, जो यूथ लीडर्स थे, जो खुश नहीं है जमात के साथ जाने में। वो बहुत से ऐसे हैं, कुछ लड़कियां हैं, वो लड़के हैं जो जमात के साथ जाने के फैसले से खुश नहीं है, मगर आप उनको अगर होल्ड बना सकते हो उन पे, तो वो चीज़ पॉसिबल है। अदरवाइज अभी बांग्लादेश में जो लग रहा है मेरे को, जमात का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट और सबसे ज्यादा जो बोलते हैं ना प्रभाव, वो सारा जमात का है। ये बात तो सही है, ये तो है। मगर हाँ देखते हैं आगे। 2-3 महीने में, एक्चुअली फरवरी में तो उन्होंने इलेक्शन अनाउंस किए ही हैं, तो अभी 1 महीना ही है। 1 महीने के बाद इलेक्शन जब होंगे फरवरी में, तब पता चलेगा क्या निकल के आता है क्या है। तब तक कोलेशन कोलेशन वगैरह जितने भी होने हैं उनके, सब होके खत्म हो जाएंगे। क्या अभी कौन किसके साथ जा रहा है, किसकी सरकार बन रही है, या फिर यूनिस क्या पता इलेक्शन होने ही ना दे, वो कोई ना कोई कांड, जहां तक मेरा मानना है वो कोई ना कोई कांड करवाएगा। उसको छोड़नी नहीं है भाई कुर्सी। उसको लग रहा है कि नहीं, मेरे हाथ से सत्ता चली जाएगी, क्योंकि वो इलेक्शन में तो नहीं जीतेगा, कहीं से भी नहीं जीतेगा इलेक्शन में तो। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन वो इलेक्शन होगा तो ना, इलेक्शन ही नहीं होगा तो फिर क्या कर लोगे आप यार। हाँ और वो वो है तो इलेक्शन करने ही नहीं देगा, वो ये जानबूझ के नहीं करने देगा, क्या कर लोगे। इसीलिए वही बोल रहा हूँ, अभी 1 महीने में सामने आई जाएगी बात। वही देखना है कि बांग्लादेश में इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं। अगर होंगे तो कौन जीतेगा, और वो कैसा है, मतलब कैसी पार्टी है, कैसा रुख है उसका। और नहीं होते तब तो फिर हमें पता ही है कि हाँ जो चल रहा है वो सिचुएशन खराब से खराब ही होती जाएगी, अच्छी तो नहीं होगी। ये बात तो सही है। देखते हैं क्या होता है। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। वेनेजुएला वाली आप बात कर रहे थे, उसमें उसका वो सही है कि जब यूएस इंटरनेशनल लॉ तोड़ता है तो कोई कुछ नहीं बोलता है। बाकी अगर कोई थोड़ा सा भी कोई कुछ बोल दे, या थोड़ा सा भी कोई कुछ कर दे, छोटी मोटी कंट्री, तो सब चिल्लाने ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। हिपोक्रेसी, सबसे सबसे बड़ा जो हिपोक्रेट है वो यूरोप। सब हरामी है। नहीं नहीं, देखो इंडिया में मेरा सब। मेरा तो इसमें यही मानना है कि भाई देखो, यूएस और ये लोग कुछ ना कुछ नहीं करने वाले जीवन में कभी। यानी इनको कोई अपोज कर नहीं सकता, मुझे यहाँ से लगता है। यानी ना यूरोप कर सकती है ना इंडिया। तो अब इंडिया तो न्यूट्रल हो चुकी है, लेकिन इंडिया कब तक न्यूट्रल रह पाएगी, कितना प्रेशर डालने तक न्यूट्रल रहेगी, वो डिपेंडेबल है। मोदी अभी तक कर रहा है ठीक है, लेकिन कितने दिन तक करेगा वो नहीं पता। लेकिन मुझे जो यूएस का लगता है, यूएस को कोई अपोज नहीं कर सकता। यूरोप के पास कुछ भी नहीं है। बट यूएस को तीन या चार ही कंट्री जो अपोज कर सकती है, उनमें से एक रशिया जो अभी कर रही है, एक चाइना है जो कर रही है, और तीसरा अभी बचा है जो है इंडिया। उसके अलावा किसी भी कंट्री को उठा के देख लो, सब उसके सामने नीचे ना नंगे हो चुके हैं। चाहे आप मिडिल ईस्ट को पूरा उठा के देख लो, चाहे पूरा यूरोप को देख लो, चाहे आप क्या बोलते हैं अमेरिका में जो कनाडा और मैक्सिको जितनी कंट्री उनको देख लो, और चाहे आप क्या साउथ ईस्ट एशिया या क्या बोलते हैं आप जापान वापान को भी देख लो। इनमें से किसी का औकात नहीं है जो उसके सामने मुंह खोल पा रहा है। सिर्फ दो ही तीन यार तीन एक्चुअली कंट्री हैं जो उसके सामने मुंह खोल रही है, वो रशिया है, इंडिया है और चाइना है बस। बाकी सब उसके गुलाम बैठे हैं आजकल। भाई उसमें गुलाम इसलिए बैठे ना, पैसों का खेल है। वही बात है कि पैसे इतने दे रहा है। जैसे नाटो का कल बजट देख रहा था मैं, नाटो का बजट है अप्रोक्स 1.4 ट्रिलियन यूएसडी। उसमें से भैया 996 बिलियन यूएसडी, यानी कि लगभग 70 से 80% पैसा तो सारा यूएस का ही है। यूरोप दे क्या रहा सही बात है, वो तो है ही। है? यूरोप के पास में कुछ है ही नहीं। और जितना जो ईयू यू चिल्लाते हैं, ये यूरोपियन यूनियन, ये इनके पास, इनकी इकोनॉमी जोड़ तोड़ के पूरी इकोनॉमी, मेरे को नहीं लगता कि अगर आप इंडिया, रशिया और चाइना तीन को मिला दो तो पूरे ईयू की इकोनॉमी से ऊपर निकल जाएगी। सही बात है। अब भाई इंडिया जो ब्रिक्स का आरआईसी है ना, वो आरआईसी से कहता है 40% क्या बोलते हैं इकोनॉमी वर्ल्ड की लेके बैठा हुआ है यार। हाँ हाँ बिल्कुल। ब्रिक्स में से, यानी ब्रिक्स अगर पूरा ब्रिक्स नहीं लोगे तो वो सिर्फ 50% चला जाता है। 50%, वर्ल्ड की 50% इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है वही पूरा ब्रिक्स। इसी वजह से तो आग लगी है जो वेनेजुएला वाला कांड हुआ है। वेनेजुएला इस साल
वो क्या बोलते हैं ब्रिक्स में ऐड होने वाला था। और यही कांड, यही ना, ये एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि ये जो यूएस है इसको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि इंडिया से अब ये उस स्ट्रीम लाइन में बात नहीं कर सकते, स्ट्रीम लाइन में पहले के बिल क्लिंटन और इन सब के टाइम पे, बुश के टाइम पे बात कर पा रहे थे, वो अब बात नहीं कर सकते। तो इंडिया चाटने से रहा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है ही नहीं, सरकार है यहाँ पे नेशनलिस्ट है। और नेशनलिस्ट में वो अगर जो करते हो तो उसमें सपोर्ट भी भारतीयों का ही मिलता है। वो तो और है। दूसरा आपका चाइना, चाइना को क्या बोलते हैं, आप कितना भी गाली बक लो, कितना भी कुछ भी कर लो उसको, कितना भी लगा लो, आप 200% लगाते हो, एक दिन दूसरे दिन चुपचाप बैठ के वापस हो जाते हो। क्यों आते हो? कि हाँ, भाई साहब आपकी औकात नहीं है भैया चाइना, क्या था, चाइना और इंडिया से लड़ने की। चाइना से तो वो तो करते ही है। नहीं है। वो जितने भी क्या बोलते हैं हैवी अर्थ मेटल से जो क्या बोलते हैं बोले हैं, वो आपके वो लेके बैठा हुआ है। 90% अरे कंट्रोल करता है क्या बोलते हैं चाइना। प्लस आपका क्या बोलते हैं इकोनॉमी इतनी बड़ी बैठा हुआ है, जो आपकी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इन सब की इकोनॉमी है। और प्लस आपका क्या बोलते हैं न्यूक्लियर तो है ही है। तीन तीन चीज़ें उसके पास है इकोनॉमिक, तो कहाँ से तुम उसकी कर लोगे? तो ये क्या है ना, ये पिद्दियों को पकड़ते हैं। इधर से यमन को कभी कोच दो, कभी कतर को कोच दो, कभी लगे ईरान को करो, ये काम है। अरे यार, दूसरा एक्चुअली मेरे को अभी जो लगता है, जैसे पिछले बाइडन के उसमें यूएस इतना एग्रेसिव नहीं था। अभी ट्रम्प जब दूसरी बार आया ना, तो देखो यूएस में रूल है ना कि आप 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हो, उसके ज्यादा तीसरी बार तीसरी टर्म में आप नहीं आ सकते। तो ये भाई साहब जो ट्रम्प है, वो है बिजनेसमैन, रियल एस्टेट वाला आदमी। उसको पता है कि भैया मेरे को चाहिए जमीन, मेरे को बनाना है पैसा। उसके दोनों लड़के हैं, दामाद है, सब है, उनका सबकी कंपनियां, जहां जहां मैं कहूंगा वहां वहां कंपनी खोलो, पैसा बनाओ। उसका सीधा सीधा हिसाब है, मेरे को पैसा चाहिए। और वेनेजुएला वाला भी वो चीज है, कल देख रहा था मैं तो। भाई वेनेजुएला में 3 बिलियन बैरल वो है, क्रूड पड़ा हुआ है, रिजर्व है उनके पास, 3 बिलियन से ज्यादा ही है, रिजर्व क्रूड पड़ा हुआ है। अब उसको लेके जाने का मतलब, ट्रम्प भाई साहब अब क्या बयान दे रहे हैं कि भाई हमारा तेल है जो वेनेजुएला ने चोरी कर लिया, हम वो वापस लेके आएंगे। अब तुम्हारा क्या, तुमने जमीन के नीचे से वो कुछ करके लेके आए थे क्या कि उन वेनेजुएला ने चोरी कर लिया? बोला नहीं। अब ट्रम्प ने बोला है यूएस की कंपनियों को कि भाई तुम जाओ वेनेजुएला में, प्लांट प्लांट अपना सेटअप करो, सारा सब कुछ सही करो, वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सप्लाई है उसको आप दुरुस्त करके वहां से तेल निकालो। मगर दिक्कत ये है कि कंपनियों में डर का माहौल अभी भी है, क्योंकि वो पुरानी हिस्ट्री है उन कंपनियों के साथ। क्योंकि पहले जब इससे मदुरो से पहले वाली जो गवर्नमेंट थी वहां पे, और ये सब जब कि हाँ भाई ठीक है लगाओ आप तेल वेल लगाओ, फिर वहां पे कू हो गया था, फिर वहां पे वो जो सिविल वॉर टाइप का लड़ाई वड़ाई हो गई, तो कंपनियों को भागना पड़ा था। फिर एक्सन मोबिल है और एक दूसरी कंपनी और है, इन दोनों ने कोर्ट में केस भी किया था यूएस में कि वेनेजुएला में हमारे इतने पैसे लग गए और हमारा पैसा चाहिए हमें। तो उनके बिलियन बिलियन डॉलर, 2 बिलियन तो एक्शन मोबिल का है, और जो दूसरी वाली कंपनी उसका नाम याद नहीं है मेरे को, उसके शायद 20 या 25 बिलियन डॉलर वहां पे फंसे हुए थे। तो अब कंपनियों को ये लग रहा है कि भाई वापस जाएंगे, कल को कांड हो गया, कल को फिर से हो गया, तो फिर हमारा पैसा अटक जाएगा। मगर ट्रम्प सबको पुश कर रहा है कि भाई आप जाओ तेल निकालो। मगर तेल निकालने के लिए भाई उनको अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस हालत में है, बहुत खराब हालत में है वेनेजुएला का इंफ्रास्ट्रक्चर तेल वाला। अभी अगर कोई भी कंपनी जाके वहां पे सेटअप कर रही है, तो जो अभी करंट प्रोडक्शन जो है 1 मिलियन बैरल का है रोज, तो उसको सस्टेन करने के लिए उनको कम से कम ही 50 से 60 बिलियन यूएसडी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वहां पे जाके, तब जा करके वो तेल निकलना शुरू होगा कि हाँ भाई इतना तेल निकल रहा है, हम सस्टेन कर पा रहे हैं। अगर तेल प्रोडक्शन को बढ़ाना है, फिर तो भाई साहब 3 गुना पैसा लगेगा। तो कौन सी कंपनी जाके पैसा डालेगी? कोई एस्टेब्लिश कंपनी रिस्क में नहीं जाना चाह रही है, बात ये सही है। बात है। अब जो अगला, मेरे हिसाब से जो अगला मूव होगा ट्रम्प का, वो ये होगा कि भाई आप तेल कंपनियों आप पैसे डालो, हम या तो आपने जैसे उसने किया था यार इसमें एनवीडिया में, और जो दूसरी कौन सी कंपनी थी, इंटेल में पार्टनरशिप ले ली इसने कि हम्म। हमारी गवर्नमेंट की 15% पार्टनरशिप होगी, प्रॉफिट आएगा जो हमारा, आप खुले से व्यापार करो। तो वो चीज मेरे को लगता है सेम चीज ये ऑयल कंपनीज के साथ भी करेगा कि आप हमें सिर्फ यूएस गवर्नमेंट को या हमें इतनी पार्टनरशिप दे दो, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, आप जाके खुले में व्यापार करो। तो उसका काम, वो पार्टनरशिप वाला मॉडल चलेगा आगे। तो उसको चाहिए तेल, वो जो 3 बिलियन बैरल पड़े हुए हैं वहां पे, उसको वो तेल सारा का सारा चाहिए भाई, पैसा। तेल के गेम, तेल का मेन गेम जब मुझे जो लगता है ना, एक तो तेल का तो गेम है ही है, वो तो एक्सेप्टेड है। इसमें एक और चीज़ है कि अगर ये ब्रिक्स में अगर आ जाता, तो ब्रिक्स में आने के बाद तेल और तेल का व्यापार होता, तो वो तो इंटरनल करेंसी में होता है। जैसे अभी इंडिया क्या कर रही है, इंडिया रशिया से तेल ले रही है, तो डॉलर में तो नहीं ले रही है। प्रॉब्लम जो मुझे प्रॉब्लम सबसे बड़ी दिखती है कि डॉलर की जो हेजेमनी है ना, वो हेजेमनी जा रही है इनकी, कि इनकी इनकी हालत इतनी ख़राब है
कि जिस दिन से ब्रिक्स में लास्ट ईयर का जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, ब्रिक्स में उन्होंने बोला है कि कहते हैं हम अपना खुद का डॉलर डॉलर वो पेमेंट सिस्टम लेके आएंगे करेंगे, हाँ। जो सारी करेंसी सारे लोग यूज़ करेंगे। अब वहाँ से इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये सारी कंट्रीज उसको कि इसमें तो सऊदी अरेबिया भी आने को रेडी है, इधर यूएई आने को रेडी है ब्रिक्स में। भाई अगर ये सऊदी सारे अरेबिया तो एक्चुअली सऊदी अरेबिया तो पहले ही हमसे आईएनआर में ट्रेड करता है भाई। बहुत सी उसकी जो ट्रेड है ऑयल नहीं नहीं वाली नहीं वो नहीं नहीं साउथ नहीं है। आना नहीं आना में ट्रेड नहीं सकता। सऊदी अरेबिया तो पेट्रो डॉलर है। जो मिडिल ईस्ट से जो पैक्ट साइन हुआ था ना 1980s के बाद, जब ये क्या था मिडिल ईस्ट वॉर हुआ था, उस टाइम पे ये पैक्ट साइन हुआ था। अगर वो आप देखोगे तो उसमें ये साइन हुआ था कि पूरे वर्ल्ड में जो भी आप क्या बोलते हैं कहीं भी तेल बेचोगे वो डॉलर में ही बेचना पड़ेगा। गेम डॉलर का था कि मेरे को यूएस ने क्या किया था, यूएस ने सबसे बड़ी प्लान खेला था ये, है ना, गेम खेला था उस टाइम पे कि जितना भी हमारा काम होगा, जो भी हमारा काम होगा, सब कुछ डॉलर में होगा। स्विफ्ट पेमेंट होगा डॉलर में होगा। ये पेमेंट हम्म। मास्टर वीज़ा यूज़ करोगे। यूएस की हालत क्यों खराब हुई थी बीच में? ये लॉबी करने गए थे वीज़ा वाले और मास्टर वाले, यूएस में लॉबी करने गए थे कि इंडिया को बोलो कि भाई हमारे हमारे लिए भी मार्केट ओपन करे, क्योंकि हम तो सीधा सीधा भाई यूपीआई में ट्रांजेक्शन हो रहे थे। वीज़ा और मास्टर के तो खेल ही खत्म हो गया। आज के भी वीज़ा का मास्टर का जो वो है ना ट्रांजेक्शन रेट बहुत ही है इंडिया में। यूपीआई के सबसे हाईर ट्रांजैक्शन रेट्स है। अरे तो एक्चुअली वीजा मास्टर का दूसरा ये भी था ना कि गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप इंडिया का डाटा इंडिया से बाहर नहीं लेके जा सकते। उनके नहीं सबसे नहीं बड़ी वो समस्या। वो एक रीजन तो नहीं नहीं वो एक रीजन था, लेकिन दूसरे वो तो उन्होंने बाद में कर भी दिया था। उसके बाद भी हाँ। एक्चुअल में क्या हो रहा था कि इन्होंने क्या किया था कि यूपीआई में सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट से ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक है। अब उसमें ये होता है कि वीजा मास्टर का गेम खत्म हो गया भाई, बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहा है, आपको कुछ करना ही नहीं है। वहां पे बाद में जब इन्होंने लॉबी की तो ये इन्होंने इंडिया ने एक ऑप्शन डाल दिया उसमें यूपीआई में कि ठीक है आप कार्ड से भी कर सकते हो। कार्ड से भी क्या बोले, कार्ड को भी ऐड करके कार्ड से भी पेमेंट करा सकते हो। तो वीज़ा मास्टर को थोड़ा बहुत लगा कि ट्रांजैक्शन आए, लेकिन उस लेवल पर ट्रांजैक्शन नहीं आया। तो यूपीआई भाई आज भी यूएस यूपीआई से डरता है, क्योंकि यूपीआई अगर वर्ल्ड लेवल में चल गया तो इनके जो डॉलर की हेजमनी है ना वो चली जाएगी। कि डॉलर अरे डॉलर डॉलर दूसरा इंडिया चला रहा है ना हर जगह, वो चला जाएगा। दूसरा इंडिया ने रुपए कार्ड भी तो लॉन्च कर दिया मास्टर हाँ वीजा रुपए के कार्ड उसके के हाँ, सामने। सीधी सी बात है। और वो भी जितने रुपए गवर्नमेंट कार्ड बैंक आपका है। सिर्फ रुपए कार्ड सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ क्या बोलते हैं कि ये सिर्फ इंडिया में चल रहा है। आपका नेपाल वेपाल थाईलैंड म्यांमार, यहाँ पे हर जगह चल रहा है आपका रुपए कार्ड। आपका एक बार हाँ दुबई में। पूरे हाँ सेम फीचर है, सेम वीजा मास्टर के लेवल का हाँ कार्ड है वीजा भाई, कोई मास्टर कमी वाला ही नहीं है। है। तो वो एक्चुअल में यूएस की जो प्रॉब्लम है ना वो है कि उसको ये समझ में आ रहा है कि ब्रिक्स अगर रह जाएगा तो इंडिया के पास ये पावरफुल ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म है। ठीक है। चाइना के पास टेक्निकल वो है, हार्डवेयर है आपके पास, और रशिया के पास तेल है। ठीक है। तो अगर ये पूरे एक साथ मिल गए ना और ये सारी कंट्री ने एक साथ मिलकर काम करना चालू कर दिया ना तो इनके डॉलर 50% इकोनॉमी बिना डॉलर के अगर यूज़ करना चालू कर दी तो डॉलर की हालत क्या होगी फिर? डॉलर अरे रहेगा इनके कि डॉलर, रहेगा फिर? अब वैसे ही डॉलर एक्चुअली वो है ना कि मोनोपोली बना रखी है, मगर वो है कि भाई क्यों बना रखी है। वो तो वही तो गेम वही था ना भाई स्टार्टिंग से। जब यार भाई 1945 का वर्ल्ड वॉर हुआ तो ये थोड़ी था कि यार उन्होंने सबने सोचा था कि भाई शांति होगी, नए डेमोक्रेसी आएगी, ये आएगी ना। यूएस ने उस समय प्लान कर लिया था भाई कि भाई डेमोक्रेसी तो तेल लेने के भाई, हमें तो भाई अभी भी कॉलोनाइजेशन में ही खेलना है। और वो एक्चुअल में कॉलोनीज में ही खेल रही है वो भाई। डायरेक्ट कॉलोनी नहीं बना के रखी हुई है, लेकिन कॉलोनी ही है वो। बड़े भाई कह रहे ना कि हाँ भाई तेरे को ये करना है, हाँ करना है कर, नहीं करेगा तो भाई कल के डेट में बम फोड़ दूंगा मैं। वो किया उसने वेनेजुला को। वेनेजुला को ये बोला था ना भाई क्या बोलते हैं आप तेल उसमें वो करो। भाई सद्दाम हुसैन को क्यों मारा? सद्दाम हुसैन में इराक में अटैक ही क्यों हुआ था? सिर्फ इस चीज़ का अटैक हुआ था, सद्दाम हुसैन ने बोला कि हम मैं जो ये पूरा वो है क्या बोलते हैं जो ऑयल है मेरा, इसको नेशनलाइज कर दो। प्राइवेट प्लेयर नहीं ले जाओ। नेशनलाइज मतलब कि जो जिसको मैं बोलूँगा वही खरीद पाएगा, हर बंदा नहीं खरीद सकता मेरे से। अटैक करा दिया। ईरान में वही किया था। ईरान में जो क्या बोलते हैं जो सबसे पहला था जो भी बंदा था, नानी वॉर वो ईरान वो उससे पहले का था 1980s में जो ईरान वो वाला हुआ था, उससे पहले का बंदा था। उसने भी यही किया था, उसने भी नेशनलाइज करने की कोशिश की, उसकी गवर्नमेंट को टॉपल करा दिया। तो हर जगह उसने वही किया है। और सारा गेम ऑयल का ही है, क्योंकि ऑयल ऐसा वो है ना कि उसके बिना तो पूरा कंट्री बैठ जाएगी। आपको याद होगा कि क्या बोलते हैं श्रीलंका में कोविड के टाइम पे ऑयल नहीं था कंट्री के अंदर।
भाई लोग लाइन लगा खड़े थे कम से कम, यानी 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी कि भाई मेरे को तेल मिल जाए, क्योंकि ऑयल आपका अगर बंद हुआ तो आपकी पूरी कंट्री ठप। क्योंकि अभी कितना भी आप ईवी यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, लेकिन मैक्सिमम इंडस्ट्रीज ऑयल पे ही चल रही है अभी भी। वो देखा तो मैंने उस टाइम में श्रीलंका में ही था भाई। अच्छा। तो उस टाइम वो चीज देखी थी जो वहां पे अनलेस जो चल रहा था ना कि हाँ लोग एकदम भयंकर तरीके से भाई पगला गए थे। वही बात है यार, आप ऑयल के बिना सस्टेन नहीं कर सकते हो चीजों को। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज भी है ना जो ऑयल पे ही चल रही है हाँ, आपकी ऑयल पे ही एकदम चलती है, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग कुछ कर रही है, कुछ और काम कर रही है, तो जहाँ पे भाई लाइट नहीं आ पा रही है, कुछ और यानी एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए तो जनरेटर यूज़ कर रहे हैं, हाई पावर हाँ हाँ। जनरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें डीजल ही लगता है। उसमें आप थोड़े इलेक्ट्रिसिटी से काम कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसी का भाई फायदा उठा रहे हैं भाई यूएस, और क्या, और थोड़ी कुछ कर रही है। वो इंडिया पर भी दबाव ये डाल रही है कि इंडिया भी इस टाइप से कुछ कर ले, कि इंडिया भी क्या बोलते हैं यूएस। भाई इंडिया पे तो अभी एक्चुअली अभी आज की ही न्यूज़ है, ट्रम्प ने प्रपोज किया है कि जो भी रशियन ऑयल खरीद रहा है उनको सैंक्शन किया जाएगा 500% हाँ टैरिफ हाँ के साथ। हाँ। 500% बताओ। नहीं नहीं, मतलब 500%, मेरे हिसाब से ना 500, अब मुझे कभी कभी लगता है कि इन्होंने ना 50% किया तो इकोनॉमी क्या बोलते हैं 7.5 पे मूव कर रही थी, 8.5 पे चली गई, परसेंट पे चली गई, ठीक है। क्या होता है 500% पे करें तो भाई 10.5 या 11% पे चली जाए भाई। तो अच्छा नहीं 500 लगता भाई। 500 पे मूव करेगा तो 80% में चली जाएगी सीधा हाँ, भाई। अभी वही क्या चौथे चौथे पे आ गई अभी, ठीक है। क्या पता भाई 500% करे तो भाई एक साल में जर्मनी को भी पास कर जाए, जर्मनी के आगे निकल जाए भाई। अरे जर्मनी ज्यादा जर्मनी से तो पोर्ट वैसे है। भी आगे निकलना है, जर्मनी में हाँ, अभी बहुत वैसे ज्यादा भी दूर कुछ थोड़ी है बचा तो है जर्मनी नहीं। से। हाँ, 5 ट्रिलियन है जर्मनी में उसका। वही ना जर्मनी, जब वो है ना बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, तो हाँ, जर्मनी में कुछ नहीं बचा है। जर्मनी ये वाला 2026 26 और पकड़ लो आप, बाद में जर्मनी जी पीछे ही रहेंगे। जर्मनी में अपने आप के उनके वो अंदर के मुद्दे नहीं संभल रहे हैं। जर्मनी में बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, वहाँ पे लेबर शॉर्टेज चल रही है, स्किल्ड वर्कर शॉर्टेज चल रही है वहाँ पे, फिर माइग्रेशन का मुद्दा बहुत बड़ा है। यूरोप ने पहले बाहें फैलाई थी ना कि आओ हमारे पास, तुम मेरे भाई हो। और क्या। सबको शरणार्थी लिया था, वो मुद्दे चल रहे हैं वहां पे। तो जर्मनी और इन सब का तो ये है कि हाँ इनका अंत, अंत ना सही तो कम से कम ये है कि ये नीचे लेवल पे गिरते चले जाएंगे। अभी 2026 के बाद में इनका वही है, उसी रूट पे जा रहे हैं लोग। इनके कोई एक चीज ऐसी नहीं है जो ये नया काम कर रहे हो कि भाई हमने कुछ नया किया है कि हमारी कंट्री और हमारी इकोनॉमी ग्रोथ के लिए। कुछ नहीं कर रहे लोग, मजे में बैठे हुए हैं वहां पे। तो वो है कि हाँ देखते हैं यूएस का भी क्या बनता है क्या नहीं। वो है कि यार वेनेजुएला के साथ कांड कर दिया। अब लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं ना कि जैसे यूएस ने अंदर घुस के वहां के ऑन ऑन रोल जो सीटेड प्राइम प्रेसिडेंट था उसको किडनैप कर लिया, उसको घर से उठा के ले गए। तो भाई इसका मतलब क्या ये लगा सकते हैं हम लोग कि अब कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में घुस के कुछ भी कर सकती है। यूएस ने कर दिया, यूएस रोल मॉडल बन गया। अब कल को रशिया जाएगा, रशिया के पास तो है ना एग्जाम्पल, रशिया भी तो यूएनएससी का मेंबर है, रशिया के पास भी वीटो है। कल को रशिया जाएगा यूक्रेन में, जेलेंस्की को उठा के ले आएगा, बोले आओ बेटा तुमको बहुत चुनती, बहुत 3 साल से लड़ाई लड़ाई खेल रहे थे तुम। तो वो तो है ही क्या वो चीज जायज है? वो चीज नहीं है, क्योंकि वो है ना उसने यूएस ने एग्जांपल सेट कर दिया। कल को चाइना जाएगा, चाइना के सामने कोई भी खड़ा होगा, चाइना उठा के ले आएगा। अब चाइना के लिए ताइवान का रास्ता तो और ज्यादा इजी हो गया। चाइना इतने दिन से चुपचाप बैठा हुआ था कि हाँ कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा, मगर चाइना भी यूएनएससी में वीटो होल्डर है, वीटो पावर उसके नहीं पास तो भी है। तो मेरे हिसाब से तो भाई इसमें तो अच्छा ही है ना भाई। इंडिया कल के दिन मुनीर को उठा ले आएगी, कल के दिन यूनिस को उठा ले आएगी। चलो भाई, इंटरोगेशन चल रहा है मुनीर एक्चुअली का। नहीं, एक्चुअली देखो उसमें इंडिया के लिए थोड़ी सी दिक्कत ये है ना कि वो यूएस है, यूएस के लिए अभी कोई नहीं बोल रहा है क्योंकि यूएस पास वीटो है। हमारे पास सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है कि हमारे पास यूएनएससी में एक तो वीटो नहीं है, नहीं हमारा नहीं यार, सपोर्ट सिर्फ रशिया यूनिवर्सिटी कर। में नहीं, मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी में वीटो से क्या मिल जाएगा। आपने वीटो लिया ही कहाँ आपने भाई। रशिया तो यूनिवर्सिटी में है ही नहीं, यूनिवर्सिटी तो बहुत पहले छोड़ चुकी है रशिया, क्या बहुत बात पहले। कर रहे हो भाई ये? ना ना, ये रशिया बहुत पहले इंडिया क्या यूएनएसए छोड़ चुकी है। जब ये हुआ था उसका वो उसका जो क्या नाम है, क्या वो मिनिस्टर है जो, वो गया था बिकलॉफ, क्या नाम है उसका, वो गया था वहाँ पे, उसने उस समय यूएनएसए छोड़ दी थी भाई। मैं कहा था 2 साल पहले की बात है ये तो। यूएनएसए में अब यानी यूएन में है ही नहीं वो, और यूएन में पैसा भी नहीं दे रहा वो, कुछ भी नहीं कर रहा वो, सब छोड़ दिया उसने। तभी तो कोई नहीं फर्क उन्होंने नहीं पड़ रहा पैस है ना, तभी तो यूएन पहले सोचे थे कि उसको यूएन ने बुलाया था एक पहले। तो वो वहाँ पे गया, उसने बोला भाई, भाई आपको मुझे नहीं रहना भाई, जब आप मेरी बात सुनने के लिए रेडी नहीं हो, जब आप अपने अपने पास चला रहे हो तो भाई मुझे रहना ही नहीं भाई।
कल पेपर नहीं है। नहीं, अभी अभी करंट स्टेटस बताता हूँ। करंट स्टेटस में आज की डेट में रशिया फिफ्थ मेंबर है यूएनएससी का, वीटो होल्डर है। हमें नहीं नहीं, एक्चुअल में वीटो वो, होल्डर है ना, ना ना ना, वीटो होल्डर है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उस चीज पे। लेकिन जब रशिया का जो अटैक किया था उसमें ये लोग चाहते तो मिलके वीटो खेल सकते थे, और उन्होंने खेला भी था। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई उसमें कि क्या बोलते हैं, रशिया ने बोला मुझे तुम्हारे वीटो से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तुम कर लो वीटो सीटो, तुम्हारा वीटो तुम अपने पास रखो। क्योंकि जब आप, उसने ये सीधे सीधे ये बोली थी कि भाई तुम जब मेरी हमारी प्रॉब्लम सुन ही नहीं सकते तुम, तो तुम अपना वीटो लगाते रहो, मैं अपना खेलूंगा, तुम अपना खेलो भाई। हाँ हाँ, ये तो वो है, एक्चुअल में देखो मेरा बोलने का मेन, सिर्फ ये है कि यूएनएससी में होना वो अलग चीज़ है, लेकिन यूएनएससी का कोई सुन नहीं रहा आज की डेट में। हाँ वो है कि यूएनएससी का कोई अब इंडिया, मतलब नहीं अभी रह जैसे गया। यूएनएससी का क्या बोलते हैं, जो वो मिला है ना अभी पाकिस्तान को मिला हुआ है। ठीक है। हाँ, चेयर और उसकी भाई पाकिस्तान जब है। ऑपरेशन सिंदूर था तो ये पाकिस्तान वाले ना, ये गया था इसका फॉरेन मिनिस्टर कि यूएनएससी की अर्जेंट मीटिंग करा दो और ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, भुट्टो। वीटो करा लेते हैं। हाँ, कुछ नहीं हुआ ना। एक्चुअल में पहली चीज़ तो यूएनएससी सुन भी लेगी ना और कर भी देगी, तो भी नहीं फर्क पड़ता इंडिया को। इंडिया तब भी एक्चुअली वो करती है। है कि हाँ, इंडिया फर्क नहीं नहीं सुनती पड़ेगा। भैया, इंडिया को अब नहीं, भाई मैं बोला ना, यूएनएस इंडिया क्यों यूएन में, पहले यूएन में जाते थे ये लोग, वहां पे भाषण देते थे, मोदी जी देता या अटल जी देते थे। आज के में कोई नहीं आता भाषण देने भाई। कितने साल हो गए भाई मोदी को क्या बोलते हैं यूएन में गए हुए। लास्ट मेरे ख्याल से 2 3 साल पहले गया था वो, कोविड के टाइम पे या कोविड के आसपास गया था, 21 तक गया था, उसके बाद नहीं गया, कोई नहीं जा रहा। यूएन जा ही नहीं रहा क्योंकि यूएन में काम ही नहीं बचा। इंडिया ने सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव भेजे हुए हैं, वहां पे जाके वो शाबाश बेकैती करता है, उस बकैती को या बकचोदी को ये लो बस यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव। वो थोड़े, वो अरे हाँ, मोदी थोड़ी आगे कॉन्टेक्ट करने हमारे बैठेगा तुम्हारे। हमारे परमानेंट एम्बेसडर्स जो रहते हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव, वो यूएन में वही जवाब दे देते हैं उसका, बढ़िया। हाँ बस भाई, हाँ तो वो एक्चुअल में यूएन का जो, अगर यूएन में, अगर यूएन ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, यूएन अगर यूएन से चाहते तो इंडिया में तो भाई आतंक मचा सकती थी, पीस आर्मी भेज हाँ, देती, ये कर देती। नहीं कर पाई ना वो। उसको पता है कि अरे अब इंडिया उनके, इंडिया इंडिया क्या वो औकात नहीं है जो तुम वो सोचते थे कि 90s में या 80s में 70s में सोचते यार थे एक्चुअली 30s में करते थे। यूएन किस मुंह से पीस आर्मी भेजेगा साला? उसकी पीस कीपिंग फोर्स में तो हमारे इंडियन सोल्जर्स ही हैं वहां पे। उससे नहीं फर्क पड़ता ना, वो तो इंडिया इंडिया पे भी चलवा देंगे, उससे घंटा नहीं फर्क पड़ता। ये करवाया था ना उन्होंने यहाँ पे, जो इराक वाला नहीं, अफगानिस्तान वाला हुआ था। तो उसमें हम्म। अफगानिस्तान के भी बंदे थे, पाकिस्तान के भी बंदे थे, हाँ भाई, वो वहां जाके डिपेंड उनसे करता पीस है साइन कि करवाया था। कौन सी कंट्री को। हमारी फौज को बोल दो आपको इंडिया के ऊपर अटैक करना है, बोले साला पागल है क्या, तेरे ऊपर ही कर देंगे हम। नहीं नहीं, वो फौज ठीक है, फर्क वो डालती है। अलग, मैं वो तो एक्सेप्ट मान रहा हूँ उस चीज़ को। लेकिन मेन मेन गेम मुझे मुझे ये जहाँ तक समझ में आया कि अब यूएन का जो औकात थी ना, वो एक्चुअल में खत्म होती जा रही है, वो ठंडा हो चुका है। तो अब खत्म जो हो ही एक्चुअल जाएगा। में जो यूएस ने ये, एक्चुअल में बहुत लोग यही बोल रहे हैं कि यूएस ने ये जो कांड किया है ना, ये बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि अब सिर्फ ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडिया ही खेलेगी, बहुत सारी कंट्री खेल सकती हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है ना। इंडिया पे आप अटैक कर नहीं सकते आज की डेट में, ये सबको पता है। कि यानी आप जाके ना जबरदस्त ये सब, यानी ये जो वेनेजुला में यूएस करके आया है, या इराक में किया है, अफगानिस्तान में किया है, वो इंडिया में अगर सोचेगा इंडिया में हम कर लेंगे, तो वो होने से रहा भाई वो। क्योंकि उसको भी पता है भाई न्यूक्लियर स्टेट है और तीनों तरफ से न्यूक्लियर स्टेट है, यानी एयर, लैंड और कल सी, तीनों जगह से ये न्यूक्लियर अटैक कर सकती है इंडिया, आज के डेट में इतना सक्षम है। तो तुम थोड़े से भी चूचा करोगे ना, तुम्हारी पूरा थल वार छिड़ेगा, खत्म हो जाएगा, सबको पता है। क्योंकि अगर वो चीज़ करनी होती ना, तो अब तक किम जोंग यून को ना अब तक उठा लेते हैं, आज तक हम्म। नहीं उठा पाई है। और जिस दिन से न्यूक्लियर पावर बैठी है ना, उसके बाद से तो बिल्कुल नहीं उठा पाए। चाहे अरे बुश एक्चुअली चिल्लाता यूएस रह का, गया, ये चिल्लाता, ओबामा चिल्लाता रह गया, ट्रम्प चिल्लाता रह गया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया इसका। नहीं नहीं, यूएस का थोड़ा सा वही, नॉर्थ कोरिया के लिए गेम ये है ना, छोटी सी कंट्री है, कोई ज्यादा रिसोर्सेज है नहीं उनको, वो ना है, ना हाँ ना ठीक ना है ना ना, बच्चा है चिल्लाने रिसोर्सेस दो। भाई, रिसोर्सेस बहुत है उनके पास। रिसोर्सेस हैं, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम और स्ट्रेटेजिकल है वो चाइना के पास में एकदम है, बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसके लिए तो। उसके तो बहुत प्रॉफिटेबल लोकेशन है, क्रिकेट में चाइना में अनरेस्ट फैला के चाइना को तोड़ सकती है। लेकिन नहीं घुस पा रहे वहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि म्यांमार से घुसना चाह रहे हैं ये लोग। कोरिया, नॉर्थ कोरिया से घुस ही नहीं सकते ना। प्रॉब्लम क्या है कि भाई आपके पास प्रॉब्लम, नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग यून का जो बाप था, उसने ना एक चीज़ दिमाग में बैठ ली थी। जब इसकी इन लोग की बैंड बजाई ना, जब ये नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया हुआ था, और उसमें ये साउथ कोरिया यूएस के साथ थी, यूएस ने बम्बार्डिंग की थी पूरी खतरनाक तरीके से नॉर्थ कोरिया, पूरा नॉर्थ कोरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था भाई, बहुत इंडस्ट्रीज बन गई थी, सब कुछ बन गया, लेकिन सब खत्म कर दिया था उसने।
उसके बाद उसके बाप, किम जोंग उन का बाप था ना, उसने एक चीज़ दिमाग लगाई थी कि इस वर्ल्ड में अगर जीना है ना, तो कुछ ना करो, बस एक न्यूक्लियर वो पावर बन जाओ बस। एक बार न्यूक्लियर पावर बन गया ना, तो उसके बाद किसी वर्ल्ड में किसी कंट्री की औकात नहीं है कि तुम्हारे अंदर घुस के तुम्हारा कुछ कर ले। तब इस लॉजिक से तो पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर है। हाँ तो फिर भी लाइक यार, पाकिस्तान के तो यार फुस्सू बम है ना यार, ये तो दिक्कत है भाई। वो तो क्या, वो हाँ, क्या हालत है, कैराना कैराना वाला जो अटैक हुआ था, उसी में इनकी हालत खराब किराना हो गई ही थी भाई। चालू हो गए थे वहां पे कि हाँ लीक हो गया, न्यूक्लियर लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। किराना तो हिल्स किरा। लेकिन वो उनकी उनकी बस की नहीं है। देखो पाकिस्तान की सिस्टम क्या है ना, पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम अलग है कि देखो दो टाइप के लोग होते हैं। एक होता है करो या मरो वाला होता है, पाकिस्तान करो मरो वाला नहीं है। पाकिस्तान वो उस टाइप की कंट्री है ना, जो वो होते हैं ना, जो लौंडे लपाटे होते हैं कि मैंने पीछे से भीड़ में पीछे से आएंगे, नहीं टप नहीं से नहीं, मारेंगे, मैं जल्दी से बताता भाग हूँ। देखो जाएंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान के सीन में बता रहा हूँ। पाकिस्तान मैंने भी ना कल परसों सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा वीडियो देखा था, तो पाकिस्तान की याद आ गई मेरे को। हम्म। वो है पाकिस्तान वो कुत्ता है, तब तक भौंकेगा जब तक उसका पट्टा बंधा हो और वो आपसे दूर है। जब आप उसका हाँ पट्टा बस, छोड़ दोगे और आपके पास में आएगा तो कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं चुपचाप बोलेगा, खड़ा हाँ। हो सीधी जाएगा। सी उसको पता है कि अब गांड पे लात पड़ेगी। बात। हाँ, ये तो है। नहीं, ये बात सही है। पाकिस्तान की औकात, पाकिस्तान के एक्चुअल में है ना, उसको खाना भी है और उसको लड़ना भी है, दोनों चीज़ें एक साथ करनी है। तो जब अय्याशी भी चाहिए और आपको अगर लड़ना भी है, तो दोनों चीज़ें तो एक साथ नहीं हो अरे उसको सकती। नहीं लड़ना यार। एक्चुअली देखो, मैं एक्चुअली मेरे को ना आज तक ये बात समझ में नहीं आएगी, पाकिस्तान की जितनी भी फौज है उनमें से किसी को नहीं लड़ना है। मैंने आज तक किसी पाकिस्तानी सोल्जर का ये नहीं देखा है या किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि भाई हम देश के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, ये हम कर देंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि पाकिस्तान में ना उनको लड़ना है। पाकिस्तान की आर्मी को सिर्फ पैसे बनाने हैं। पाकिस्तान की आर्मी को लगता है कि हाँ यार पैसे वैसे मिल रहे हैं, सैलरी वैलरी आ रही है, हमारी घर चल रहा है बढ़िया। एक जॉब है उनके लिए। और दूसरा, अगर दूसरी तरफ आप हमारी आर्मी को देखोगे तो भैया हमारे लिए जॉब बाद में है, हमारा कर्म हमारा कर्तव्य पहले है। वो बात भी इस सही है। वो बात तो है, क्योंकि जितने भी पाकिस्तानी, क्या जैसे कि क्या बोलते हैं, आर्मी में एक पोजीशन मिलती है डिफेंस में, बस लंदन में आके घर लेना है, हाँ लड़के भाई, लड़के। पैसे से बना के एकदम दुबई में विला, कनाडा हाँ, में दुबई में घर, मिला, लंदन में घर। लड़की को अमेरिका भेजेंगे, लड़के को यूरोप भेजेंगे। यही इनका चलता है, इनका इनके कुछ नहीं। और ये सब करते हैं, ये पीते भी है, ये खाते भी है, सब कुछ करते हैं, हाँ इनको सब। क्या नहीं फर्क पड़ता। ये पोर्क भी अरे खाते हैं वो भैया, ये सिर्फ दिखाने सब बन के वो है ही मुस्लिम। भाई साहब, कौन सा अभी जो इनका जनरल था यार, पीछे जनरल था या कोई अच्छी खासी रैंक पे था, उसका दुबई में 5 मिलियन यूएसडी का समथिंग ऐसा तो विला है भैया उसका दुबई में। बोला दारू की ऐसी ऐसी बोतलें पड़ी हुई है जो मिलेगी नहीं आपको कहीं पे। इतना अय्याशी कहाँ से आ रही है, कहाँ से चल रही है ये सब। वो तो है कि पाकिस्तान को एक्चुअल में वो है ना, उनको अय्याशी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए लड़ाई इंपॉर्टेंट नहीं, उनको लड़ने से अरे क्या एक्चुअली प्रॉब्लम मिल रहा है उनको। बात है ना, पाकिस्तान के जो है, जो पॉलिटिशियन है, जो जनरल्स हैं, जो खा सकते हैं, जो पैसा मतलब करप्शन करके खींच सकते हैं ना, वो अय्याशी कर रहे हैं। वहां की जनता, बेचारी जनता तो क्या बोले, त्रस्त है। जनता में एक दो ऐसे चूहे चूजे निकल के आते हैं जो पीछे बांग्लादेश का झंडा एक तरफ पाकिस्तान का झंडा लगा के बोलते हैं हम इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। मैं भाग भाग थप्पड़ मारूंगा एक खींच के। तो यही बोलते हैं। वही वाली हालत है ना इंडिया में, जैसे लेफ्टिस्ट वाले हैं भाई, वो बांग्लादेश और फलस्तीन का झंडा लेके घूमने लगते हैं भाई। फ्री पाक फलस्तीन, अरे भाई तुम इंडिया तो देख लो भाई, तुमसे इंडिया तो समझ ले रहा है, तुम फलस्तीन देखने आ रहे हो यार, तुमसे पाकिस्तान तो समझ ले रहा है। अरे वो है ना, नए नए गुर्गे आते हैं जिनको अपने पॉलिटिकल धाक जमाने हैं, जिनको कुछ करना है, दिखाना है कि देखो हम भी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, हम भी पॉलिटिक्स में। ये सबसे अच्छा इसमें पाकिस्तान में चले जाओ आप, आज की डेट में बांग्लादेश में चले जाओ, इंडिया को बुरा बोल दो, इंडिया को धमकियां दे दो, ये कर दो वो कर दो, आप वो है ना कि हाँ ये भाई अच्छा आदमी है, ये सही आदमी है, इसको लीडर बनाओ, तो वो लीडर बनने का शॉर्टकट है वहां पे। अब हमारे यहाँ पे ऐसा होता तो फिर भाई पता नहीं कितने लीडर निकल जाते अभी तक। सही बात है भाई, और क्या। तो आधे से ज्यादा लीडर इंडिया में है भी तो वैसे ही वही वाले लीडर हैं भाई, जो क्या बोलते हैं, इसकी यहाँ पे वो कर दो, मुस्लिमों की गाल लो, फालस्तीन की गाल लो, पाकिस्तान की वो कर लो, बस खत्म। वैसे ही बनते हैं लीडर। अरे यही बात है भैया। हाँ तो आज का यही ख़त्म करते हैं। तो आज में हमने बहुत सारी बातें की आज, तो बांग्लादेश के बारे में, और हमें अब अभी भी हम मॉनिटर कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि क्या बोलते हैं बांग्लादेश में क्या हो सकता है, और होप कि हम आगे और कुछ अच्छा चीज़ें बन सके, यानी एटलीस्ट हम हिंदू को बचाया जा सके वहाँ पे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी हमने बातें की वेनेजुला, तो अब हमें तो नहीं लगता कि क्या बोलते हैं कि
इंडिया पे कोई ऐसे कोई खतरा है और सैंक्शन लगा दो, सैंक्शन से हमें फर्क नहीं पड़ता। बट लेट्स सी, लाइक देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है, क्या पता भाई हमारी इकोनॉमी और बढ़े। और तीसरा जो हमने बात की है वो ये पाकिस्तान और इन सब पे, तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो धन्यवाद विजय जी। चलते हैं भाई। ओके। धन्यवाद सर। हाँ, मिलते नमस्कार, हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।